और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की, बड़े राज्य की, 48 सीट वाला महाराष्ट्र, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी ये सीरीज में, जिसमें आपने पहले दिन देखा था उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल। 80 में से 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दी थी इंडिया टीवी सीएनएक्स के इस ओपिनियन पोल में। फिर हमने कल आपको दिखाया हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल सबसे पहले, जिसकी 4 की 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है इस बार। और उसके बाद 40 सीटों वाले महाराष्ट्र की हमने बात की थी, जहां महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार 40 में से एनडीए 35 सीटें निकाल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो इन दोनों बड़े राज्यों के अंदर यूपी और बिहार में इस वक्त मोदी की लहर, भगवान राम की लहर, राम मंदिर की लहर, भगवा बिल्कुल फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में तो 2014 के भी परफॉर्मेंस को बीट कर सकती है, 2019 से बहुत आगे बढ़ सकती है, 78 सीटों तक जा रही है, जो 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने कहा था हम जीतेंगे, उसके बहुत करीब। और बिहार में जहां चुनौती बड़ी कड़ी थी कि 40 में से 39 सीटें 2019 में जीते थे, वहां भी एक किस्म का आप देखें कि नीतीश कुमार का वापस आना पार्टी को उस परफॉर्मेंस के आसपास पहुंचा रहा है। 35 सीट बीजेपी जीत सकती है। अब आज महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम इसी कड़ी में। महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं और बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर इन 48 में से, ये सारी सीटें आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, सारी 48 सीटें महाराष्ट्र की आपको एक स्क्रीन पर मिलेंगी यहां पर। इसमें से 41 जीती थी, 41, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे दूसरी ओर चले गए, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी बट गई। अब एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो बीजेपी के पास है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग हो गई है। अब एनसीपी में अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी के पास है, शरद पवार की एनसीपी अलग हो गई। तो बड़ी उलझी हुई पॉलिटिक्स है और इस उलझी हुई महाराष्ट्र को सुलझाने का दिन है आज। महाराष्ट्र में पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें एक नहीं, 2 शिवसेना और ठाकरे का खानदान तीर कमान निशान वाली पार्टी के खिलाफ खड़ा है। महाराष्ट्र में पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें शरद पवार और अजीत पवार आमने सामने हमको दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के लिहाज से आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शरद पवार के घर पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी नंबर का ऐलान नहीं किया कि इतनी हम लड़ेंगे, इतनी आप लड़ेंगे, लेकिन मोटे तौर पर एक फॉर्मूला सामने है, जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ेगा। दूसरी बात, शिवसेना के टूटने के बाद, एनसीपी के 2 धड़े होने के बाद महाराष्ट्र में पहला इलेक्शन। मोटे तौर पर 2 अलायंस हैं जिसमें 3-3 पार्टियां हैं। मोदी की पार्टी के साथ है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। दूसरी ओर राहुल गांधी के साथ है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शिवसेना यूबीटी, और शरद पवार की एनसीपी, एनसीपी शरद चंद्र पवार। अब आज सहूलियत के लिए जब हम ये बात करेंगे तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि भाई ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये अजीत पवार की एनसीपी, ये शरद पवार की एनसीपी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें इस वॉल पर आपके सामने, कुछ देर में मैं आपके सामने एक एक करके ये सीटें दिखाना शुरू करूंगा कि सीटें खुलने लगेंगी कि कौन कहां पर इस वक्त आगे दिखाई दे रहा है, और क्या बीजेपी इस बार अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 2019 का 41 सीट वाला जो एनडीए कहां खड़ा था उसके आसपास या उसके पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मेहमानों से मैं आपको सबसे पहले मिलवा दूं, स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं समीर चौगांवकर साहब, हमारे आज महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और एक एक सीट का गणित इनके पास है। कौन लड़ा, कौन जीता, कौन हारा, कितने से, सब आपको ये महाराष्ट्र के एनसाइक्लोपीडिया आज आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका भी। राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं, राहुल जी का स्वागत है। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, विजय जी का लंबा चौड़ा अनुभव है और देश का कोई हिस्सा नहीं जहां पर वो गए नहीं, बहुत स्वागत आपका विजय जी। और महाराष्ट्र से एक और बड़ी हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, सुधीर सूर्यवंशी जी। सुधीर सूर्यवंशी जी महाराष्ट्र की पत्रकारिता के जगत में इस वक्त एक सितारा हैं और आज इस वक्त हमारे साथ हैं। और जिस वक्त ये पार्टियां टूटी या उससे पहले जब उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ करके गए, उस वक्त के सारे खेल को वो समझती भी हैं और आज जो 2 सारे बटे हुए धड़ों के बीच में जो भी उनका जनाधार है उसको वो महसूस करते हैं, आपके सामने वो बताएंगे। बहुत स्वागत सुधीर जी आपका भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल की। आप थोड़ा सा आज हमारे साथ और नजरें गड़ा करके सुनिएगा और देखिएगा कहीं किसी सीट पर कंफ्यूजन कोई ना रह जाए। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, देखिए नॉर्थ महाराष्ट्र से 6 हिस्सों में हमने महाराष्ट्र को बांटा है। नॉर्थ महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई की सीटें, ठाणे, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र। तो पहले आइए शुरुआत कर रहे हैं नॉर्थ महाराष्ट्र से। नॉर्थ महाराष्ट्र की सीटें आपके सामने आ रही हैं। अब ये पहली 3 सीटें नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावर, डिंडोरी
और नासिक, ये 6 सीटें, इसमें आपको 5 पर दिखाई दे रहा है भगवा रंग और 1 पर आपको दिखाई दे रहा है हरा रंग। वैसे हम शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे की एनसीपी को कभी हरे रंग में दिखाएंगे ये हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये देखिए आज कुछ स्थिति ऐसी ही है। एक सीट, नासिक की सीट, ये सीट जो है उद्धव ठाकरे के पास जाती हुई हमको दिखाई दे रही है, बाकी सारी एनडीए में दिखाई दे रही है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावर और डिंडोरी। एक एक करके सर हमको जरा बताते जाइए इन सीटों के बारे में। सबसे आश्चर्यजनक, आप इतना ही मेरे से सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक नासिक का लग रहा है उद्धव ठाकरे जाने के पास। हालांकि शिवसेना ने जीती थी। ये सीट किसके पास थी? हेमंत गोडसे सांसद है, यहाँ से शिवसेना के पास थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे के पास थी। हेमंत गोडसे यहाँ से सांसद है अभी, लेकिन वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना अलग की तो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। लेकिन यहाँ पर छगन भुजबड़ का भी गढ़ रहा है, यहाँ से उनके बेटे भी यहाँ से सांसद रहे, छगन भुजबड़ के भतीजे सांसद रहे यहाँ से। राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। और नासिक वो जगह है कि जहाँ से मनसे जब बनाई थी राज ठाकरे ने, तो यह पहली विधानसभा थी जहां पर मनसे को बहुमत मिला था, पूर्ण मनसे। तो यह मनसे का भी गढ़ रहा है। ये देखिए, ये आज के टाइम में रेलेवेंट इसलिए है, आपको याद आएगा नॉर्थ महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट है नासिक, बड़ा शहर, बड़ा जिला, पंचवटी आता है यहां पर, जहां के कालाराम मंदिर में अभी नरेंद्र मोदी गए थे और यहां उद्धव ठाकरे भी गए थे। तो राम मंदिर के पूरे अभी जो माहौल चल रहा था उसमें ये सीट आई थी हम सबके सामने। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर भी नासिक से आता है। तो इसमें आपको हैरानी नहीं है कि शिवसेना के पास है? दोबारा उद्धव ठाकरे निकाल लेंगे सीट? हाँ, बिल्कुल निकाल लेंगे। ये शिवसेना का अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है यहाँ पर। और इन बाकी 5 सीटों में जो एनडीए को जा रही है, बाकी नंदुरबार तो रिजर्व सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास है, धुले बीजेपी के पास है, जलगांव बीजेपी के पास है, रावेर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बीजेपी का गढ़ है। आपको सर एक काम और करना है व्यूअर्स के लिए, ये भी बताते चलना है कि ये जो एनडीए की सीटें हैं इसमें से बीजेपी की कौन सी लग रही है आपको, और कौन सी बीजेपी की है, कौन सी अजीत पवार की है, कौन सी? ये सब बीजेपी की है। एकनाथ शिंदे की? हाँ, बीजेपी की है सारी सीटें। इसमें कहीं एकनाथ शिंदे, अजीत पवार का कोई रोल नहीं होगा। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये पहली 6 में 5-1 जो हमको दिखाई दे रहा है स्कोर, ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन जी, बार सीट पे जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। मुझे शायद हिना गावित वहां से है। हाँ, हिना गावित और उनके लिए इतना आसान नहीं है इस गठजोड़ के टूटने के बाद, क्योंकि नई शिवसेना वहां कुछ ऐड करेगी ये बहुत दिखता नहीं है। तो नंदुरबार सीट मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल होगी। नंदुरबार में फाइट हो सकती है आपको लग रहा है? निश्चित। सुधीर सूर्यवंशी जी, 6 सीटें खोली अभी, देखिए मैंने नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावर, डिंडोरी, नासिक। एक नासिक हम दिखा रहे हैं, हमारे सर्वे में दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए, बाकी 5 बीजेपी। कहीं कोई आश्चर्य आपको लग रहा हो या कहीं आपको लगता हो कि इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है? मेरे ख्याल से आपका जो सर्वे दिखा रहा है वो 19-20 के तौर पे बराबर है। जो सीट नासिक की उद्धव ठाकरे गुट की जो है, हेमंत मेरे ख्याल से वो शिंदे गुट में अभी हेमंत गोडसे जो सिटिंग लोकसभा एमपी है, वो डेंजर जोन में, रेड जोन में। इसकी वजह से मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2-3 उद्धव ठाकरे ने सर्वे किए, शिंदे गुट ने भी सर्वे किए, उस सर्वे में भी वो सीट थोड़े डेंजर जोन में। इसलिए जो सिटिंग एमपी है हेमंत गोडसे, काफ़ी 2-3 महीने से ट्राई कर रहे उद्धव ठाकरे के पास जाने का, कांटेक्ट बनाने का ट्राई कर रहे। ऐसी बहुत खबर भी आई कि उनके बारे में वो वापस आना चाहते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनको बिल्कुल ही मना कर दिया कि वापस लेने के लिए उनके कोई चांस नहीं है। इसलिए सर्वे जो आपका दिख रहा है वो 100% मुझे बराबर नासिक की सीट के लग रहा है। दूसरी बात, नंदुरबार की सीट में हिना गावित मेरे ख्याल से डोटम लोकसभा की एमपी है, वो रिजर्व ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब की सीट है। वहां पे थोड़ा गठजोड़ होने के बाद में वो सीट कंपटीशन में आ सकती है, लेकिन एज मुझे आज भी लगता है कि बीजेपी के साथ में एज है। दूसरी सीट, इंपॉर्टेंट सीट है रावेर की सीट। वहां पे एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, अभी फिलहाल वो एनसीपी शरद पवार गुट के साथ है, और उनकी जो डॉटर इन लॉ है रक्षा खड़से, वहां पे वो सिटिंग एमपी है। वहां पे वो रक्षा खड़से को टिकट मिलता नहीं मिलता, वहां पे गिरीश महाजन जो महाराष्ट्र मिनिस्टर है, उनका नाम भी काफी दिनों से चल रहा है। वहां पे कैंडिडेट कौन खड़ा होता, कैंडिडेट कौन है, इसके ऊपर भी काफी चीजें निर्भर है। रावेर की सीट में, जलगांव की सीट बिल्कुल मेरे ख्याल से, मैं वही इलाके से आता हूं तो मुझे ही थोड़ा लोकल जानकारी है कि वो जलगांव की सीट बीजेपी की तरफ बिल्कुल जा सकती है। थोड़ा आरएसएस बीजेपी डोमिनेटेड काउंसिल से बहुत सालों से, वहां में ज्यादा ही करके बीजेपी के कैंडिडेट। सर जब ये जोड़ देता हूं कि जब अभी मराठाओं का आरक्षण, दुलिया की सीट में मेरे ख्याल से एक बोलिए समीर जी, नासिक के जो सांसद हेमंत गोडसे, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था लोकसभा से जब मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा था।
तो उन्होंने बिना एकनाथ शिंदे से पूछे वहां से इस्तीफा दे दिया था ये हेमंत गोडसे ने। और रावेर सीट से मुझे लग रहा है कि अक्षता खड़से जो उनकी डॉटर इन लॉ है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता रहे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बाद में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए एकनाथ खड़से, तो उनकी बेटी यहाँ से सांसद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एकनाथ खड़से की जो डॉटर इन लॉ है उसका टिकट कटने की पूरी संभावना है। अरे देखिए सुधीर जी, हम तो एक बात ये जानना चाह रहे हैं, वो शिंदे गुट के एमपी हैं हेमंत जी, और वो मराठा, जैसा समीर ने भी कहा, वो रिजर्वेशन को लेकर काफी मुखर है। दो एमपी जो है नासिक और हिंगोली दोनों। अच्छा सर सुधीर जी जब देखिए जब ये सर्वे पूरा खुल जाएगा तो हमको पता चलेगा कि भाई इसमें जो बीजेपी ने अपने साथ दो एलआई जोड़े हैं दोनों पार्टियों के टूटने के बाद, एकनाथ शिंदे का और अजीत पवार का, इनका कितना जोर है या कितना प्रभाव इनका दिखाई देता है। फिलहाल मैं आपसे, क्योंकि हम पहले चरण में ही हैं इस सर्वे के, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। इस वक्त आपको जमीन पर कितना जोर दिखता है शिवसेना में उद्धव ठाकरे का, कंपैरिजन एकनाथ शिंदे और शरद पवार वर्सेस अजीत पवार, कौन डोमिनेंट पार्टी दिखाई दे रही है? सौरभ जी देखो, एक बात हमने दर्शकों ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने समझ जाना चाहिए, महाराष्ट्र का जो ग्राउंड हो अलग है नॉर्थ के ग्राउंड के हिसाब से। यहाँ पे दो रीजनल पार्टी थी, टूटने के बावजूद भी जो नीचे का तबका है, नीचे का जो केडर है, जैसे दहियांडी को नीचे का जो बेस रहता है, वो मेरे ख्याल से जो लोगों से बात करने के बाद में मालूम होता है कि वो तबका उद्धव ठाकरे और शरद के पवार के पास है। भले चुने हुए एमएलए और एमपी एकनाथ शिंदे के साथ में है, अजीत पवार के साथ में है, लेकिन जो लोगों का सेंटीमेंट्स है और लोगों का जो कार्यकर्ता है, मेरे ख्याल से अभी भी वो अजीत पवार के साथ नहीं जुड़ा है, अभी वो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ा नहीं है। इसलिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले अजीत पवार ने एक ओपन लेटर लिखा था, क्योंकि उनकी जो भूमिका है उसके बारे में काफी संदेह है, इसी वजह से उनके साथ लोग जुड़ नहीं रहे। और लोगों का कहना है कि अजीत पवार के साथ में ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर और जिसको कोई ट्रांसफर, कोई जो कुछ क्रेम चाहिए सत्ता का, पावर का, वो लोग जुड़े हैं। लेकिन जो लोगों में एक सेंटीमेंट है, यहाँ पे एक पता चलता है, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट है। अभी वो सेंटीमेंट कौन कैसा कैश करेगा उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर रहेगी। अच्छा ठीक है, इस पर राहुल जी का पे बोल देता हूं, किसी ने उस पर बात नहीं की है। बीजेपी की बड़ी स्ट्रांग सीट है, 50% वोटों से यहाँ पर जो है भारतीय पवार जीती थी, तो बड़ी स्ट्रांग सीट है, 2009 से उनके पास है। तो जो बात सुधीर जी ने कही कि आज भी लोगों के लिए शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे, एनसीपी मतलब शरद पवार, आप सहमत हैं इससे? इस पे बहुत सारी बात हुई है पहले भी कि आखिर जनता किसको मानेगी। देखिए, कोई भी किसी को भी मानता रहे कि ये शिवसेना है या वो शिवसेना, लेकिन जनता किसको मानेगी, ये भी बात सामने आई थी कि जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके प्रति जो सेंटिमेंट है वो जनता के भीतर है। लेकिन क्या ये चुनावों में दिखाई देगा, ये देखने वाली बात। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन ही महाराष्ट्र में के रेफरेंस में देखा जाए तो ये उद्धव ठाकरे का इलेक्शन है। उद्धव ठाकरे का इलेक्शन, उद्धव ठाकरे का इलेक्शन है कि उद्धव ठाकरे कितना रिवाइव कर सकते हैं शिवसेना को। और मेरी जितनी समझ है उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना शिंदे में शिवसेना उद्धव ठाकरे बहुत भारी पड़ेगी इस पूरे चुनाव में। जनता के जो सेंटिमेंट्स है, जो कार्यकर्ता है, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई देता है। एक चीज हमको और क्लियर कर देनी चाहिए इस बार, आप ये इस फैक्टर को दिमाग में जरूर रखिएगा कि अब जैसे शिवसेना की बात है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये बराबर सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, या कोई सीधा कॉन्टेस्ट होगा सब सीटों पर इन दोनों का, ऐसा नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, 20 सीटें कम से कम लड़ेंगे मिनिमम, बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे इसके आसपास भी नहीं लड़ने जा रहे। एकनाथ शिंदे मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-6 सीट, देखिए एकनाथ शिंदे 12 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आपको 7 से ज्यादा सीटें मिल नहीं सकती है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके उम्मीदवार हमारे सिंबल पे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि वोट ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होगी, और एकनाथ शिंदे का इतना ग्राउंड नहीं है। एकनाथ शिंदे बेसिकली ठाणे में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जहां से उनका बेटे कल्याण से सांसद है और ठाणे के नेता माने जाते हैं। अक्रॉस द महाराष्ट्र नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी अक्रॉस द महाराष्ट्र की पार्टी है, तो ऐसे स्थिति में एकनाथ शिंदे को बहुत ज्यादा स्पेस भारतीय जनता पार्टी देगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी है और बीजेपी अपने साथ अपने कंधे पर बैठा करके चल रही है अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे, जबकि बाकी दोनों तरफ तीनों पार्टियां जो हैं वो अपने अपने दम पर नहीं, मुझे लगता है मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे ये कहने के बावजूद 13 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं शिवसेना के। ऐसा नहीं है जो वो तो जीत लिए सर, जब थे जीत लिए वो तो उस दौर में सांसद थे ना। आज पता चलेगा ना कि
अपने दम पर क्या है ये तो इस बार पता सौरभ जी, चला। अगर कुछ कह रहे हैं फिर मैं विदर्भ पर पढ़ूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा महाराष्ट्र को, जो सुधीर जी ने कहा उसका कुछ हद तक ठीक है। उन्होंने कहा कि बेस का जो वर्कर है, नीचे का जो वर्कर है, उनके साथ है। लेकिन पिछले 5-10 सालों में जो महाराष्ट्र की राजनीति बदली है, वो बेस वर्कर बचा कितना है, सबसे बड़ा सवाल वो है। अब वो वर्कर वो है जो देश की राजनीति के साथ अपनी क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को देख रहा है। उनके दोनों नेता, उसमें शरद पवार तो पूरी तरह से अपनी राजनीतिक पारी के समापन में है, बहुत कुछ बचा है, ये बहुत ही कोई आशावादी हो तो सोच सकता है। उद्धव ठाकरे भी जिस तरह से राजनीति करते रहे, और हम लोग शायद सहानुभूति में अभी ज्यादा बात करते हैं, परिवारों को लेकर हम बोलते हुए हिचकते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सका अपनी स्वास्थ्य की वजहों से, दूसरी वजहों से, आदित्य ठाकरे कोई ऐसी राजनीति करते नहीं दिख रहे। और पूरे महाराष्ट्र में एक बात को जिसको हम मिस करते हैं, महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की स्कीम्स की स्टैंपिंग दिखती है। हर दूसरे दिन वहां के जो बड़े प्रोजेक्ट जिस तरह से बनाए गए हैं उसकी स्टैंपिंग दिखती है। और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का उपयोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं ना कि आप जहां पे कम लगेगा, जहां फिलिंग द ब्लैंक्स है, वहां करेगी, और प्रत्याशी भी वही तय करने वाला। बड़ा फोकस चुनाव इन दोनों को लड़ाया जाएगा। इसमें एक फर्क है, जबकि उद्धव ठाकरे और या शरद पवार जो हों वो एक बड़ा चुनाव लड़ रहे होंगे। सर, इसमें एक फर्क है केवल पिछले चुनाव में और इस चुनाव में, कि पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना पार्टनर के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे। बिल्कुल। इस बार जो है बीजेपी को इन दोनों को साथ लेकर चुनाव जिताना है, तो ये बीजेपी का चुनाव है। चुनाव बीजेपी का, बिल्कुल ठीक। अब आइए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं विदर्भ की 10 सीटें। पहली 5 सीटें आ रहे हैं आपके सामने, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, रामटेक। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सीटें हैं। इन 5 सीटों में जरा खोलिए सीटें, जरा इसमें हम देख लेते हैं कि कितना हरा कितना भगवा। इसमें एक रामटेक जो है, ये रामटेक को छोड़ दीजिए तो बाकी चारों सीटें जो है वो भाजपा को जाती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। बुल्ढाना की सीट जो है ये 2019 में यूनाइटेड शिवसेना के पास थी। शिवसेना बटी तो यहां से सांसद है प्रताप राव गणपतराव जाधव, वो एकनाथ शिंदे में चले गए, तो ये सीट एकनाथ शिंदे शिवसेना की होगी। अकोला में आइए, बीजेपी की ये सीट है और 20 साल से यहाँ पर बीजेपी का सांसद है। संजय धोत्रे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बिस्तर पे। लेकिन ये यहाँ से जो वंचित बहुजन अगाड़ी है बीबीए, हाँ, प्रकाश अंबेडकर की, उसका भी स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर। तो अगर गठबंधन में सीट मांग रहे हैं, बिल्कुल ये सीट उनको दी जाएगी। अगर गठबंधन में एक सीट मिलती है तो अकोला से प्रकाश अंबेडकर चुनाव लेकिन ये सेफ है बीजेपी के लिए सीट आपके हिसाब से? बीजेपी के लिए तब तक ये सीट सेफ थी जब तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर लड़ रहे थे। अब अगर जब अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे और वहां पे जो सांसद रहे लंबे समय से संजय धोत्रे, वो काफी बीमार है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर किसको उम्मीदवार बनाती है तय करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रकाश आंबेडकर जो है वो 2,75,000 वोट से हारे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई उनके लिए आसान सीट हो जाएगी। वहां पे बीजेपी की जो जीत, अमरावती सर, अमरावती पर हम लोग आ गए। अब अमरावती जो है ना इंपॉर्टेंट, नवनीत राणा को बीजेपी क्या कैंडिडेट बना रही है समीर साहब? बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी वहां पे 40,000 वोटों से। और वो भी नवनीत राणा और उनके पति विधायक हैं। नवनीत राणा यहाँ से सांसद हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला जितना विवाद था वो नवनीत राणा, उद्धव ठाकरे के खिलाफ पहली लड़ाई भगवा साड़ी पहने और बिल्कुल हनुमान चालीसा के बाहर जाकर। तो ये सीट है नवनीत राणा की, मतलब बीजेपी की सीट है ना? बिल्कुल। अब वो बीजेपी के साथ, और वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ने इस बार वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकती है। वर्धा 2019 में 54% वोट बीजेपी को यहाँ पर मिला था, तो ये बीजेपी की अपनी सीट है। रामदास तड़स से यहाँ से जीतेंगे। सेफ बिल्कुल। कांग्रेस भी है लेकिन सेफ सीट है भारतीय जनता। रामटेक ये सुरक्षित सीट है, विदर्भ की ये सीट है, ये शिवसेना के पास है। रामटेक जो जितने व्यूअर महाराष्ट्र के बाहर के हैं, आपको थोड़ा सा अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, रामटेक को आप कैसे दिमाग में अपने याद कीजिएगा। हम आपके हैं कौन पिक्चर आई थी ना, उसमें रामटेक का बड़ा जिक्र हुआ था। उसमें माधुरी दीक्षित और सलमान खान मिलते हैं रामटेक में, याद कीजिए, वो फिल्म का सीन मुझे भी याद है। तो ये वो रामटेक है, लेकिन ये हरे रंग में कांग्रेस में, ये कांग्रेस का भी अच्छा स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पे। कांग्रेस से पहले सांसद यहाँ से रहे हैं, हालांकि अभी शिवसेना के सांसद है, लेकिन ये कांग्रेस के पास जा सकती है। 19 में किसकी थी ये? शिवसेना की, उद्धव ठाकरे के पास थी। लेकिन अब अगर गठबंधन में जाएगी तो यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब देखिए साहब, आपके सामने 11 सीट हमने खोल दी है। स्ट्रांग वोट बैंक रहा है। रामटेक से नरसिम्हा राव भी जीते हैं शायद, मुझे ऐसे बताया। हाँ, बिल्कुल, नरसिम्हा राव यहाँ से जीते हुए रामटेक से। नरसिम्हा राव कहाँ आंध्रा के और कहाँ रामटेक में चुनाव अभी भी विधानसभा में ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं। जो रामटेक लोकसभा की विधानसभा है उसमें कांग्रेस का ज्यादा प्रभुत्व है, इसलिए भी है। लेकिन मुझे लगता है स्कोर देख लीजिए, अभी आप 11 सीटों में 9-2 9-2
कहीं आप लोगों को कुछ लग रहा हो इसमें कुछ? नहीं, मुझे पता लगा रामटेक तो पे लग बताइए। रहा है। हम लोग शायद उस समय की बात कर रहे हैं, विधानसभा के बाद से स्थिति बहुत बदली है और नागपुर और रामटेक दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। पहले वाली स्थिति जो कांग्रेस की रहा करती थी वो नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि यहां भारतीय जनता पार्टी को एज होगा इन चुनाव में। शिवसेना को गई थी पिछले चुनाव में, विधानसभा में भले कांग्रेस पार्टी का बढ़त थी, लेकिन अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां बेहतर है। चलिए सुधीर जी, नॉर्थ महाराष्ट्र के बाद विदर्भ भी दोनों एक सीट छोड़कर दोनों क्षेत्रों में फुल एनडीए का दिखाई दे रहा है जोर। सहमत हैं? देखो, विदर्भ देखा जाए तो पहले वो कांग्रेस का भूमि थी, लेकिन नितिन गडकरी हो और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने वो भूमि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पलट ली है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा 2019 में जब चुनाव हुए थे, खास करके विधानसभा में, तो कांग्रेस ने काफी बाउंस बैक किया है विदर्भ के रीजन में। मैं खुद वहां पे 2-4 बार घुमा हूं। विदर्भ की जो भूमि हो कांग्रेस के लिए फर्टाइल लैंड है। कांग्रेस वहां पे मेरे ख्याल से ताकत से उतरेगी और वहां से काफी ओबीसी लीडर्स आते हैं और मराठा और ओबीसी का जो संघर्ष चल रहा है उसका मेरे ख्याल से थोड़ा बैकलैश बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जो कुणबी है विदर्भ में ज्यादा, वो ओबीसी का जो कुणबीकरण चल रहा है महाराष्ट्र में उसकी वजह से नाराज है। वो नाराज ज्यादा चलेंगे तो उसका मेरे ख्याल से खामियाबा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ओबीसी वर्सेस मराठा का जो इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लग रहा है वो विदर्भ में ज्यादा हमको दिखाई देगा? फाइट करेंगे तो अच्छे नंबर्स वहां पे कांग्रेस ला सकती है। ठीक है, लेकिन विदर्भ से एक बेनिफिट ये रहा है कि विदर्भ से ही आने वाले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, तो विदर्भ से खोल देना, पहला नागपुर मुख्यमंत्री की सीट बना खोल था। दीजिए ना। नागपुर के आगे चलते हैं, देखिए नागपुर से लेकर के यवतमाल वाशिम तक आ जाइए, अगली 5 सीटें भी खोल दीजिए। नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, खोल दीजिए ये सीटें। इस पे हमको पता चल जाएगा। ये पांचों की पांचों फिर हमको बीजेपी और सहयोगियों के पास जाती हुई दिखाई दी। नागपुर तो मतलब देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी की सीट है। नागपुर का यहाँ पे प्रभाव रहता है। अब मैं किससे पूछूं आप में से कि नितिन गडकरी दोबारा चुनाव यहीं से लड़ेंगे क्या? चुनाव लड़ेंगे और जवाब देगा इस नहीं नहीं, सवाल का? निश्चित कोई तौर दो पर राय नहीं, निश्चित तौर से निश्चित तौर पर लड़ेंगे। लड़ेंगे। उसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इस बार। वो कॉन्स्पिरेसी नितिन थ्योरी बहुत मुझे अच्छा लगता काम है किया कि नितिन चुनाव गडकरी लड़ेंगे ने कि नहीं अपने लड़ेंगे? हो सकता है आज रात को यदि पार्टी की लिस्ट आती है तो उसमें नाम हो उनका। यदि बहुत पहली बढ़िया लिस्ट काम किया जब नागपुर भी में। आएगी नितिन गडकरी लड़ेंगे नागपुर? नितिन गडकरी 100% 100% लड़ेंगे। और देखिए जो अभी सुधीर जी भी कह रहे थे, नागपुर, रामटेक, वर्धा, यहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाउंस बैक किया है उसमें नितिन गडकरी की बड़ी भूमिका है, देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका दोनों ही है। लोग। और जब हम कहते हैं कि वो भूमिका किस तरह से है, तो एक तो पार्टी संगठन के तौर पर है, दूसरा जिस तरह की विकास परियोजना है। आप जरा सोचिए, विदर्भ महाराष्ट्र में बार बार झगड़ा यही होता रहा कि भैया मुंबई से उठा के इधर कुछ लेकर आओ, नागपुर को कुछ मिलता नहीं। शहर बड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में इसके आसपास के इलाके हैं। यही वो इलाका है इसके आसपास के जहां जिसको गढ़चिरौली आगे की सीट खुली हुई है। गढ़चिरौली चंद्रपुर वो इलाका है जहां पर आपको नक्सली घटनाएं, जहां पर आपको माओवादी घटनाएं और जो प्रधानमंत्री के ऊपर हमले के तार जुड़े हुए थे साजिश के, वो भी यहीं से जुड़े। चंद्रपुर की सीट 2019 में कांग्रेस के पास थी। इस बार हम बता रहे हैं कि ये सीट बीजेपी छीन रही है उससे। हालांकि अंतर कम था। नागपुर में अंतर कम था। चंद्रपुर की सीट जो है कांग्रेस ने 4 लाख वोट से जीती, ऐसे कोई आसान नहीं। और जब हम नागपुर की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जबकि वहां पे माहौल बदला हुआ है, 12 बार कांग्रेस के सांसद वहां से। वही मैं कह रहा हूँ, नागपुर को केवल नितिन गडकरी आने के बाद, जबकि आरएसएस का मुख्यालय है, तो आरएसएस के लिए बड़ा वो था कि वहां पर लगातार कांग्रेस जीतती रही है। नितिन गडकरी ने आकर इस पूरे विलास मुत्तेमवार यहाँ से जीतते रहे कांग्रेस के, लेकिन विलास मुत्तेमवार के जीत का एक कारण ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इतना गया गुजरा उम्मीदवार दिया कि विलास मुत्तेमवार हार। अभी सर हमको ये दिखाई दिया, अभी 16 सीटों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ। 16 में स्कोर है 14-2, 14 एनडीए, 2 इंडिया गठबंधन। इसमें एक नासिक की सीट जो थी ये पहले मतलब जिसकी थी उसके पास है इंडिया गठबंधन की। रामटेक की सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस को हम जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। एक सीट झटक ली है 2019 के बाद इस हमारे पोल में, कांग्रेस चंद्रपुर की सीट भाजपा ने, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। तो लेकिन ये +1 हम मानेंगे, 2019 से +1 बीजेपी दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां पर बड़ी विक्ट्री थी कांग्रेस की। और गढ़चिरौली सीट में बीजेपी ने पिछली बार कम वोटों से जीत हासिल की, मेरे ख्याल से 40,000 वोटों से जीती थी गढ़चिरौली सीट। चंद्रपुर बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, चंद्रपुर इस पे जो आरोप है लगा था कि कांग्रेस वहां ने से छीनी थी बीजेपी। प्रदेश के एक-एक मंत्री करके हैं। सर, एक-एक करके सर। चंद्रपुर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, हंसराज अहिर वहां से हारे थे। ऐसा कहा जाता है कि वहां से आने वाले एक प्रदेश के बड़े नेता जो कैबिनेट मंत्री रहे, हाँ, उन्होंने भितरघात किया था जिसके कारण ये सीट हारी थी और उसकी शिकायत की थी। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। ना उत्तर महाराष्ट्र और उसके बाद विदर्भ दोनों हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ, बीजेपी और सहयोगी पार्टियों की तरफ। स्कोर 16 सीटों का सर्वे आपके सामने खुला है, 14-2
और बीजेपी और 2019 में एनडीए था 41 पर। क्या 41 के पास पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी? आगे की सीटें खुलेंगी आपके सामने। अब मैं आपके सामने जो है मराठवाड़ा की सीटें खोलने जा रहा हूं। उससे पहले हमारे साथ चूंकि सारे महाराष्ट्र को समझने वाले एक्सपर्ट हैं, तो मैंने सोचा कि जरा उनको ये रंग दे दिए जाएं। मैं तो ये विजय जी के लिए लाया, मैं हरा रंग लेकर के आया हूं। जहां आपको लगे कि ये सीट जो है जा रही है इंडिया गठबंधन को, आपको बस ये हमको झंडा लहरा देना है कि ये सीट जो है ये। और राहुल जी चूंकि थोड़ा ज्यादा न्यूट्रल हैं, तो ये इनको सफेद मैंने दे दिया है। ये फाइट वाला है, यहाँ फाइट है। और ये हमारे दो और मेहमान हैं, उनको भी मैं दे रहा हूँ, ये भगवा वाला भी रुमाल दे रहा हूँ उनको। ये आपको लहराना जहां आपको लगे कि ये सीट जो है भगवा की सीट है। बस ये समीर जी करेंगे हमारा उसमें बच्ची जो है ये आपको जो है बता देना है, दूर से ही बता देना है कि ये सीट आ गई, ये लाल दे दिया उनको। आप भगवा ही मानिए उसका। क्या ना, अभी भगवा का इतना प्रभाव है जो लाल ही हो जा रहा है। आइए विदर्भ के बाद मराठवाड़ा, 8 में से 4 सीटें पहले दिखाइए जरा। हिंगोली, नांदेड़, परभणी और जालना। दो हरे रंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर आप झंडा नहीं उठा आपका? बिल्कुल, दोनों सीटें जो ठीक है ना, हिंगोली की सीट जो है खासतौर से मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से पूरा अभी पॉलिटिक्स चली है, हिंगोली ग्रीन इंडिया गठबंधन, बिल्कुल। परभणी भी ठीक है, परभणी में आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। ठीक है। नांदेड़, जालना, ये दोनों जो है हमको दिखाई दे रहे हैं भगवान। जालना पे मैं बात भगवान से नहीं, देखिए मैं जालना पे बात करना चाहता हूँ। आपने लहरा नहीं रहे। मेरा ये जो झंडा है ना, इसको आप ये जो परभणी और हिंगोली दे रहे हैं, इसको भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और यहाँ जब शिवसेना के साथ जो सीट है तो पूरी तरह से एकदम क्लीन स्वीप था शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का कॉम्बो। अभी भी जो स्थिति है, इन सीटों पर जिस तरह का ध्रुवीकरण और जिस तरह के सामाजिक समीकरण है, उसमें शिवसेना के लिए बहुत कुछ अब बचा नहीं है। नहीं, तो हमारे यहाँ टक्कर हो गई है। हमारा सर्वे दिखा रहा है हिंगोली परभणी इंडिया गठबंधन को हरे रंग में जो है, हमें हरे और भगवे की टक्कर दिखाई हिंगोली सीट जो है मराठा आरक्षण को लेकर बोल रहा हूँ। जालना जो है, आप इतनी आसानी से बीजेपी नहीं जीत पाएगी वहां पर। मुझे जो लगता है कि वहां मनोज जारंगे को चुनाव लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और अगर वो बिल्कुल ये जो जालना आपको दिखाई दे रहा है, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है महाराष्ट्र का, जो आपने मनोज जरांगे पाटिल की बात की, उनको यहां से लड़ाने की तैयारी में है इंडिया। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी लड़ाती है या उनके कैंडिडेट होते हैं, तो जो बचा खुचा भी प्रभाव होगा उनका वो इसमें समाप्त। मुझे लगता है वहां पे प्रॉब्लम आएगी। जमानत जब्त होगी उनकी, जमानत जब्त इस सीट पर कोई प्रभाव होता है मराठा आरक्षण बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन हिंगोली सीट पर 100% जो है वो असर रहेगा मराठा आरक्षण को लेकर। और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। शिंदे साहब के साथ ये जो किसके पास थी हिंगोली? पहले शिवसेना के पास, शिंदे के पास है आज की ये सीट। लेकिन कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है एक समय, तो कांग्रेस इसको मांगेगी अपने पास। लेकिन उद्धव ठाकरे भी इसको सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ये देखना होगा किसके पास जाती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस का भी है, कांग्रेस का भी एनडीए की सीट थी। हाँ, अभी हम दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सीट थी। करीब 2.5-3 लाख से ये सीट जीती थी। लेकिन मराठा आरक्षण का बहुत असर है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से कैंडिडेट उतारती है हिंगोली से, तो 100% भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। अगर ये एकनाथ शिंदे को चली जाती है, तो एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट यहां से हारेगा, ये तय है। परभणी शिवसेना के पास थी, गठबंधन की सीट है। हाँ, वहीं जा रही है, वहीं पर जा सकती है शिवसेना। ये डिपेंड करता है। फिर वही बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार देगी और एकनाथ शिंदे से ले लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से यहाँ चुनाव लड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझकर एकनाथ शिंदे को देती है कि 2019 में शिवसेना के पास थी और अभी का सांसद शिवसेना के साथ है, तो मुझे लग रहा है नांदेड़ की सीट, अशोक चौहान की सीट, बड़ी सीट है नांदेड़ की सीट। 2019 में हार गए थे अशोक चौहान हार गए। कंफ्यूजन आपके रंग की सीट है। नांदेड़ बीजेपी ने पहले भी जीता था और इस बार भी बहुत भारी अंतर से जीतेगी। अब तो उसके पास अशोक चौहान प्लस भी हो गए। अशोक चौहान हारे थे वो सीट पहले। जालना इतनी आसान सीट नहीं होगी। उसमें सेकंड नंबर पे कांग्रेस रही है और थर्ड नंबर पे बीएसपी रही है। मोटे तौर पर आप लोग मोटे तौर पर सहमत हैं इससे? बिल्कुल, कि 2 सीट इंडिया गठबंधन की। मैं जालना से सहमत नहीं हूँ, आसान सीट नहीं होगी। सुधीर सूर्यवंशी जी, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, 2 सीट इसमें इंडिया गठबंधन को हमारा सर्वे दिखा रहा है, हिंगोली और परभणी, बाकी एनडीए को। देखो, मराठवाड़ा का जब जिक्र आता है तो हम भूल नहीं सकते कि मराठवाड़ा का जो मराठा रिजर्वेशन का ईपी सेंटर है, वही मराठवाड़ा ही है। आपको याद होगा जब शरद पवार ने जो नामांतर का चळवळ चला था वहां पे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम देने का, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि मराठवाड़ा का जो वोटर है वो काफी डोमिनेंट और कंसोलिडेट होने वाला वोटर है।
अभी भी जरांगे पाटिल के साथ में जो ही वोटर, जो ही लोग कंसोलिडेट हो रहे हैं और उनके साथ में हो, ज्यादा मराठवाड़ा के, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र विदर्भ में वो ज्यादा चीज नहीं है, क्योंकि मराठा और कुणबी में वहां पे इतना रिजर्वेशन का और इतना डिमांड नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जरांगे पाटिल का ये आने वाले इलेक्शन में काफी प्रभाव रहेगा। वहां का जो मराठा है, जो नीचे वाला तबका है, जो मार्जिनलाइज फार्मर है, जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, मेरे ख्याल से वो जरांगे पाटिल और उसके एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसका मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को उससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है सर। वो जो लोग हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हम ये इसीलिए देखिए 4 सीट हमने भी पहले दिखाई ना मराठवाड़ा की, ये 4 सीटों में 2 इंडिया गठबंधन 2 एनडीए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, 2 इंडिया गठबंधन 2 एनडीए, ये इस वक्त दिखाई दे रहा है। आप सहमत है ना तो मेरे ख्याल से 2 दिखा रहे हैं, तो सीट वहां पे बढ़ सकती, 3 भी आ सकती है, क्योंकि जालना की जो सीट है वो भी मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी के साथ आ सकती है। वहां पे 50-50 होने के ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं। आप बता रहे हैं कि ये इंडिया बाकी मैंने दो आपको भी जो पहले इंडिया कहा था, जालना गठबंधन में सीट जा जो सकते है उस मुश्किल है। चलिए मैं आगे दिखा रहा हूं आपको औरंगाबाद, आगे की कुछ और सीटें हम देखेंगे। औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर और बीड। औरंगाबाद उस्मानाबाद मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें दोनों। औरंगाबाद की सीट फिलहाल जो है एआईएमएम के पास, MIM के पास है, इम्तियाज AIMIM जलील वो यहां से जो है सांसद हैं। और उस्मानाबाद की अगर आप बात करें तो ये कांग्रेस यहां पर लगातार जीतती रही है, लेकिन 2019 में शिवसेना के ओम प्रकाश राज निंबलकर ने एनसीपी को 1.25 लाख वोट से हरा दिया था। तो ये सीट जो है ये भाजपा की सीट थी और शिवसेना की सीट थी। शिवसेना की सीट है। अब ये शिवसेना के पास ही जाती हुई दिखा रही है हमें। औरंगाबाद भी उद्धव ठाकरे के पास जाता हुआ वैसे ये जो है औरंगाबाद ये में देखिए, क्या कि औरंगाबाद में शिवसेना स्ट्रांग पार्टी रही है, उन्होंने बहुत बार वहां से चुनाव जीता। सर वो 2019 में सिर्फ औरंगाबाद इसलिए हार गई थी क्योंकि वहां से हर्षवर्धन जाधव जो शिवसेना के हैं वो निर्दलीय खड़े हो गए थे और उसके कारण शिवसेना हारी थी। अदरवाइज ये औरंगाबाद शिवसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये ओवैसी को नहीं जाती सीट, नहीं किसी भी हालत में नहीं जाती। अगर हर्षवर्धन जाधव निर्दलीय खड़े नहीं होते तो MIM उन्होंने हरवा दिया। जाधव की वजह से जीत गए और सबसे कम जो मार्जिन की सीट है ना औरंगाबाद है, 4000 वोटों से MIM ने। और औरंगाबाद सीट पर तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। उसके पीछे एक और बात आप समझिए, जिस तरह से इम्तियाज जलील और AIMIM ने एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की है, उसमें शिवसेना कहीं खड़ी नहीं होती है। इसको भी समझना पड़ेगा, शिवसेना अब नहीं है। औरंगाबाद को समझिए जरा, क्यों औरंगाबाद महत्वपूर्ण है और ये हमको बताएगा कि इसका प्रभाव आसपास कितना पड़ता है। औरंगाबाद जैसे नाम से आपको दिखाई दे रहा है औरंगजेब की मजार औरंगजेब की मजार है औरंगाबाद में। यहां औरंगाबाद में आपने देखा एक जबरदस्त पोलराइजेशन भी यहां पर हमें देखने को मिला। कई बार जो है नाम बदलने को लेकर औरंगाबाद का जो नाम बदलने को लेकर भी इस पर चर्चा हुई। संभाजी नगर कर दिया गया, तो वो उसको लेकर महत्वपूर्ण बात है कि इम्तियाज जलील हमारे मित्रों में से भी है, वो वहां पर जीते। वो सबसे कम मार्जिन वाली सीट है, 4000 वोटों से। ओवैसी जी, उनके भाई और इनके सांसद सब जाकर के औरंगजेब की मजार पर जाकर दुआ करते हैं। पर यहाँ पे ओवैसी साहब की पार्टी झगड़ा होता है। और ये महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना के बाद केवल महाराष्ट्र में आकर MIM ने सीट जीती है, तो वो है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार शिवसेना की वो सीट हो सकती है, वहां पर वो हर्षवर्धन जाधव के कारण वो शिवसेना मतलब हार गई थी सीट, निर्दलीय खड़े हो गए थे वो। सौरभ, इसमें लेकिन इम्तियाज ने काम काफी किया है वहां पर औरंगाबाद में भी। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि विधानसभा में 2 सीटें जो हैं वो AIMIM के पास हैं औरंगाबाद में ना। औरंगाबाद नहीं, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना खड़ा होता, वोट ना कटता अगर शिवसेना का, तो ये सीट शिवसेना ही जीत रही। विधानसभा में भी 2 सीटें हैं उनके पास। मैं दूसरा बात बोल रहा हूं, ओवैसी साहब का एक सांसद कम होने की पूरे आसार हैं। 100% होंगे और बीजेपी इसलिए जीतेगी कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा इस सीट के ऊपर। बीजेपी या शिवसेना? यहाँ पर उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे के पास समस्या ये है कि अब वहां पर जिस हिसाब से राजनीति हो रही है ध्रुवीकरण की, उद्धव ठाकरे का जो वोट बैंक रहा है कट्टर हिंदू वाला जो है, हमने उद्धव ठाकरे को सीट दी है सर। वो उद्धव ठाकरे को वोट नहीं करेगा इस बार, वो वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। वो वोट करेगा नहीं उद्धव ठाकरे को, वहां ध्रुवीकरण होगा वोटों का। ये अकेले सीट रहेगी महाराष्ट्र का, हिंदू बनाम मुस्लिम का वोट होगा। रिवर्स पोलराइजेशन की संभावना मुझे यहाँ पर ज्यादा लगती है औरंगाबाद में। और उस तरह से कौन निकालेगा आपके हिसाब से सीट? बीजेपी निकाल सकती है सीट को, क्योंकि रिवर्स पोलराइजेशन मुझे इस बार सबसे ज्यादा यहाँ पर लग रहा है। चलिए तो एक आपको ये टाई वाला दिखाना पड़ेगा हमें। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैंने औरंगाबाद में टाई दिखा रहे हैं हमको, टाई दिखा रहे हैं राहुल महाजन जी। ठीक है, ओके। अब मैं लातूर पर बढ़ रहा हूँ। सूखा प्रभावित इलाका, शिवराज पाटिल याद कीजिए देश के गृह मंत्री थे और 7 बार जीते यहाँ से। 2019 में बीजेपी के सुधाकर श्रृंगारे ने 3 लाख से ज्यादा वोट से सीट निकाली थी। इस बार भी बीजेपी को जाती हुई विलासराव देशमुख का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का क्षेत्र, उनके बेटे अमित देशमुख यहाँ से विधायक है कांग्रेस के। बीड
बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता मुंडे। गोपीनाथ मुंडे, उनका गढ़ नहीं रहे अब स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे। प्रीतम मुंडे सांसद उनकी हैं। बेटी प्रीतम मुंडे यहाँ से लगातार सांसद है। 1.5 लाख का मार्जिन था पिछली बार जब वो यहाँ से जीती थी। तो लेकिन लातूर और विधानसभा- बीजेपी को इसमें कोई संशय नहीं, यहाँ से धनंजय मुंडे भी आते हैं जो वहां से विधायक बने हैं, जिन्हें जो अभी हरा दिया था। अभी वो अजीत पवार के साथ है। अजित पवार के साथ है, कैबिनेट मंत्री है, और उन्होंने पंकजा मुंडे को चुनाव हराया था यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट पर। वो अब ये सीट, इस बात की खबर आ रही कि हो सकता है ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस को जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो प्रीतम मुंडे को टिकट नहीं मिलेगा। आप पार्टी का पंकजा नाम नहीं मुंडे, बताइए, आप अजीत पवार बोलिए या शरद पवार बोलिए। पंकजा मुंडे की यहाँ से संभावना बहुत है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की। प्रीतम मुंडे का टिकट यहाँ से कट सकता है, उनकी बहन को टिकट दिया जा सकता है। देखिए बीड़ में क्या है, बीड़ में 4 जो विधानसभा सीटें हैं वो इस वक्त एनसीपी के पास हैं, तो बीड़ इतना आसान नहीं होने वाला। 2004 में यहाँ पर जो है एनसीपी चुनाव जीती थी, तो उसके बाद मुंडे साहब जीते थे। एनसीपी तो इधर आ गई ना, मुंडे भी इधर आ गए। मैं देख रहा हूँ वो कौन सा गुट है, मेरे को ये धनंजय नहीं पता मुंडे, कि यहाँ धनंजय पे मुंडे। कौन सा मुंडे अब अजीत पवार के साथ अब है। उन्हीं के साथ आ गए ना, नहीं, अजीत नहीं, पवार बीड़ की पूरी राजनीति गोपीनाथ नाथ मुंडे मुंडे के के उस पिछड़ा राजनीति पर, जिसको बार बार कहा हमेशा जाता था से, कि लंबे प्रमोद समय से बोल महाजन रही हैं। और गोपीनाथ मुंडे, ये 2 भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं जो हिंदुत्व के साथ जातीय समीकरण को साधते हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी और उनके भतीजे, उनके बीच की लड़ाई थी, और अब वो धनंजय मुंडे जो उनकी बेटियों से लड़ रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि अजित पवार गुट के साथ है। तो इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता कि बीड़ भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीतेगी। 24 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है। 24 सीटें और बची हैं। बिल्कुल आधा सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं। स्कोर 18 एनडीए, 6 इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने ऑलरेडी जो है अच्छा करना शुरू कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। मतलब जो लग रहा था कि कुछ तो नुकसान एनडीए को होगा पार्टियों के उद्धव ठाकरे के जाने का, उसकी कुछ भरपाई पार्टियां टूट करके हो गई हैं, लेकिन उतनी क्या पूरी हो पाएंगी हमको देखना पड़ेगा। 4 सीटें उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे को जाती हुई दिखाई दे रही है हमको। नासिक, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, परभणी। 2 सीट कांग्रेस को जाती दिखाई दे रही है, रामटेक, हिंगोली। यहां पर अभी शरद पवार साहब के पास जो पार्टी बची है उसका कुछ अभी हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला, या वो हिस्सा जो है सर्वे में वो अभी आगे आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमने मराठवाड़ा की बात भी जो है देखिए वो आपके सामने हमने कर लिया। अब मुंबई पर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, लेकिन पहले इस पर एक राय ले लेते हैं सुधीर सूर्यवंशी जी की भी। सुधीर जी, 24 सीटें, 18-6 का हमको दिखाई दे रहा है, 18 से बढ़त है भाजपा को। बिल्कुल सौरभ जी, बात सही है। जो 2019 में बीजेपी का परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में अलग राजनीति चल रही है। दिल्ली से हम काफ़ी चीज़ें देख नहीं पाते ग्राउंड पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा चल रहा था पूरे भारत भर, तो यहाँ पे जरंगे पाटिल का आंदोलन चल रहा था। तो राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पे शुरू ही नहीं हुआ, तो उठने का मेरे ख्याल से चांस ही नहीं है। तो सबसे आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं राम मंदिर की लहर का कोई प्रभाव नहीं है महाराष्ट्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ इलाके में होगा, क्योंकि यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है। ओबीसी है, मराठा है, धनगर है, सब लोग अपना जो रिजर्वेशन है वो बचाने में लगे हैं, और सबको लगता है कि जो सरकार है उसकी वजह से हमारा रिजर्वेशन जा रहा है, और सरकार हमको रिजर्वेशन मुद्दे लोकल हैं, आरक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है राम लहर से होती है। हर्षवर्धन जी जवाब देना आपकी बात पर। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो चलता नहीं है, और उसका नुकसान मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में एक जवाब हर्षवर्धन जी, ये पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से एक बार सुधीर जी इसी पर पहले बात कर ले, जो बात अभी आपने कही इसी पर बात कर ले। हर्षवर्धन जी हो सकता है। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है जब हम कहते हैं कि राम लहर महाराष्ट्र में नहीं है, और वहां मनोज जरांगे पाटिल का, जिसमें अभी जब आरक्षण मिलने के बाद वो फिर से अनशन पे बैठ गए थे, तो 700-800 लोग नहीं जुटे थे। एक उन्होंने आह्वान किया था कि गांव में रोड ब्लॉकेट करेंगे, जहां वो बैठे थे अनशन स्थल पर, उसी के आसपास के गांवों में कहा था। इसके पहले वो जब वो कहते थे तो स्थिति ये होती थी कि वहां के जनप्रतिनिधि, विधायकों का निकलना मुश्किल हो जाता था जो सत्ताधारी पार्टी के थे। इस बार वो खत्म हो गया, उनको अनशन खत्म करना पड़ा। और जहां तक राम लहर की बात है, महाराष्ट्र की लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप इसको दोनों तरह से देख सकते हैं कि इस आंदोलन में कितनी भागीदारी रही। तो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हमारे शिव सैनिकों ने वो ढांचा गिरा दिया, और आप वहां कह रहे हैं कि राम लहर नहीं है। जो मुंबई पूरी तरह से बदला, जिसको 6 की 6 सीट भाजपा शिवसेना जीतती थी, और महाराष्ट्र में भी जो नागपुर बदल गया, यानी जो 2 बड़े केंद्र थे वो आपको बताता। और मैं फिर से जोड़ रहा हूं,
पूरे महाराष्ट्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो जो हिंदुत्व के साथ कमाल करने वाली है, उसकी तरफ शायद कम लोग देख रहे हैं। वो ऐसा ही कमाल करेगी जो उज्ज्वला ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया था, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। नहीं, मैं मुंबई की सीटों पर बढ़ रहा हूं, लेकिन जो सुधीर जी ने बात की, फिर थोड़ा सा सवाल को घेरते हुए दोबारा रिफ्रेश करते हुए, जो जैसा हम उत्तर में देखते हैं, यूपी में हम देख रहे हैं खास तौर पर एक क्रेज राम मंदिर को लेकर के बनने के बाद, उस स्तर पर नहीं है क्या? सौरभ जी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में तो क्रेज नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश तो वही है, तो उसी का हिस्सा है। आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए, और मैं महाराष्ट्र के लिए तो सुनकर आश्चर्यचकित हूं थोड़ा सा। सुधीर जी कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत जमीनी जानकारी रखते हैं, तो मैं उनको कहते हैं कि उनको खारिज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो वहीं से बता रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा राम लहर दिख रही है। महाराष्ट्र में इसी बात की लड़ाई। मुंबई पर बढ़ना है मुझे। सुधीर जी, शॉर्ट कॉमेंट। सुधीर जी, देखो, राम मंदिर एक आस्था का सब्जेक्ट है, लोगों का एक धार्मिक सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों के लिए पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। इसलिए लोग राम मंदिर और बाकी जो जमीनी जो मुद्दे हैं वो अलग तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए सर, ठीक है। अब ये तो हमारे बीच की ये असेसमेंट है, आगे क्या होता है देखते हैं। मुंबई की सीटों पर बढ़े। मुंबई की सीटों में उत्तर मुंबई, उसके बाद उत्तर पश्चिम मुंबई और मुंबई उत्तर पूर्व, ये 3 सीट जो हैं सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़िए। हम इससे ज्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं जी, और आगे चलना पड़ेगा हमको। मुंबई तक हमको आना है। देखिए, हमारा ग्राफिक जो थोड़ा पीछे चला गया था, मुंबई पर आ जाइए जी। बिल्कुल, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर पूर्व, 3 सीट आपके सामने आप खोलने जा रही है। मुंबई नॉर्थ की बात करें, बीजेपी की सीट है। गोपाल शेट्टी ने उर्मिला मातोंडकर को 4.5 लाख से हराया था मुंबई उत्तर से। सारे जितने यहां पर सेलिब्रिटी हैं वो आपको यहां इन सीटों पर दिखाई देंगे। नॉर्थ मुंबई बीजेपी की सीट मैंने आपको बताई। मुंबई उत्तर पश्चिम हाई प्रोफाइल सीट है। गुरदास कामत लड़ते थे पिछले चुनाव में, संजय निरुपम लड़े, सीट शिवसेना के पास गई है। 2019 में गजानन कीर्तिकर ने संजय निरुपम को 2.5 लाख वोट से यहां से हराया। और मुंबई उत्तर पूर्व की सीट जो है बीजेपी का गढ़ मनोज कोटक 2019 में यहां से जीते थे। ये बीजेपी के बम्पर मार्जिन वाली सीटों में से एक है। ये आगे भी आ जाते हैं। मुंबई उत्तर मध्य की सीट बीजेपी की पूनम महाजन की सीट, प्रिया दत्त को हराया था उन्होंने, संजय दत्त के भाई को। सारी स्टार स्टडेड सीट्स हैं इस वक्त जो हम आपकी बात कर रहे हैं। मुंबई दक्षिण मध्य शिवसेना के राहुल शिवाले की सीट है। अब राहुल शिवाले एकनाथ शिंदे गुट के पास आ गए हैं, तो ये भी आपको दिखाई दे रही है, ये सीट भी एनडीए के पास। इसीलिए अब मुंबई साउथ, मुंबई दक्षिण, ये समझिए साहब कि मुंबई की सारी सीटों में से सबसे ज्यादा जो मारकाट मची है वो इस सीट, मुंबई दक्षिण सीट को, हरा रंग वाला, विजय जी के रंग वाली सीट जो है ये मुंबई साउथ। किसको मिलेगी मुंबई? इसका झगड़ा था। अरविंद सावंत के पास ये सीट है, उन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया था। मिलिंद देवड़ा मांग करते रहे कि ये सीट जो है कांग्रेस अपने पास रखे। कांग्रेस ने ये सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे दी, और ये एक बड़ी वजह थी कि वहां से मिलिंद देवड़ा को छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा था। मिलिंद जो है 2 बार हार चुके इसी सीट पर, 2014 और 2019 दोनों चुनाव वो कर्म भूमि जैसी है, तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे इस सीट को। अब तो खैर कर्म किया होता तो शायद जीत ही जाते। ये बात नहीं, और इसमें एक बात और समझिए कि आज तक कभी मुकेश अंबानी ने किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मिलिंद देवड़ा के लिए पिछली बार मुंबई दक्षिण सीट के लिए उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया। मुंबई में सर देखिए, मुंबई की 6 सीटें, 5 एनडीए, 1 इंडिया। मेरा ये कहना है कि मुंबई, पूरे मुंबई की जितनी सीटें हैं उस पर आपको उद्धव ठाकरे गुट का जो है वो प्रभाव जरूर नजर आएगा। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा सर इसमें। 5 सीटें मैं आपको बता रहा हूं आएगा नजर इसमें। समीर जी, नहीं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है। मुंबई उत्तर पश्चिम के अंदर जो गजानन कीर्तिकर की सीट है, यहाँ से गजानन कीर्तिकर अपने बेटे को विधायक लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहीं एक और जो सांसद रहे पहले, रामदास कदम, वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मुंबई भाजपा की और सहयोगी पूरी भाजपा की है। और ये मुंबई साउथ जो हरे में दिख रही है, ये अरविंद सावंत की सीट है। बहुत काम किया उसने, जनता से बहुत जुड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कौन उम्मीदवार उतरेगा ये अभी तय नहीं है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत बढ़िया उम्मीदवार देगी, और अंतिम समय में मुंबई दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मुंबई दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बना रही है। समीर जी, मुंबई में 5 सीटें एनडीए, एक इंडिया इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुंबई में शिवसेना के एक बार समीर जी का, शिवसेना भी बहुत मजबूत, मतलब पकड़ वाली सीट है ना, बीएमसी के सारा प्रभाव। समीर जी, सुधीर जी। नहीं, देखो, आपने जो साउथ बॉम्बे का जिक्र किया था, जो मिलिंद देवरा की सीट थी, अरविंद सावंत ने वहां पे काफी अच्छा काम किया, वो बात है।
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेमोग्राफिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा पॉकेट्स है, जैसे बाइकला हो, बेंडी बाजार हो, पायदुनी हो, वो एरिया है। और दूसरा मराठी डोमिनेटेड भी काफ़ी बड़ा एरिया है उस एरिया में। गुजराती और मारवाड़ी डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन वहाँ से वोटिंग परसेंट काफ़ी 30 और 40% के आगे कभी गया नहीं, जैसे साउथ बॉम्बे की कोलाबा हो, मरीन ड्राइव हो, नरीमन पॉइंट हो। तो मेरे ख्याल से अरविंद सावंत के यानी कि उद्धव ठाकरे खेमे में सीट बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरा मुझे थोड़ा संदेह लगता है कि आपके सर्वे के बारे में, जो राहुल शेवाले अभी जो सिटिंग लोकसभा के एमपी है शिंदे गुट के, वहां पे उद्धव ठाकरे जीत सकते हैं। वहां पे उद्धव ठाकरे के कोई अच्छा कैंडिडेट दिया तो वो सीट जीत सकते हैं। और दूसरी गजानन कीर्तिकर का बेटा खड़ा हो जाएगा उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्योंकि उसका बेटा खड़ा होने के चांसेस और दूसरी तरफ गजानन कीर्तिकर खड़े होने के चांसेस, तो वो फाइट बाप और बेटे में दिखने को मिलेंगे वहां पे। तो मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे भी यहाँ पे काफी मजबूती से खड़े। बम्बई कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ नहीं था, और जो अंधेरी का इलेक्शन हुआ था, आप मुझे अपना अनुमान बताइए, वहां पे जो 6 में से स्कोर क्या रहने वाला है? चुन के आई थी मुंबई में 6 सीटों में से स्कोर क्या रहने वाला है? एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन। मेरे ख्याल से 6 में से एनडीए को 4 जाएगा और 2 इंडिया गठबंधन को आएगा। मुंबई आप इसकी बात कर रहे हैं, उत्तर मध्य की सीट, राहुल शेवाले वाली सीट ये जा सकती है। मुंबई वो उत्तर मध्य तो 4-2 स्कोर रहेगा। पूनम महाजन उत्तर मध्य 4-2 स्कोर बता रहे हैं, वो सर्वे बता रहा है 5-1। मुझे उत्तर पश्चिम सीट का जिक्र कर रहा है। 6-0 जाएगा मेरे हिसाब से, 6-0 जाएगा। 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। दक्षिण मुंबई अरसे बाद सांस ले रही है। इस बात को समझिए, जब मैं कह रहा हूं सांस ले रही है, तो जो योजनाएं 20 साल 30 साल 50 साल पहले की थी, उन योजनाओं को पिछली सरकारों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। जिस मुंबई को शंघाई बनाने की बात कांग्रेस के शासनकाल में की गई थी, वो सिर्फ दीवा स्वप्न रह गया, हवाई रह गए। देवेंद्र फडणवीस ने, चाहे आप कोस्टल रिंग रोड की बात करें, चाहे आप जो वर्ली से नया जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसकी बात करें, और या जो आप चले आते हैं जहां मरीन ड्राइव, जिसको हम कहते हैं ना कि क्वींस नेकलेस है, जो मुंबई की पहचान है, उसके आसपास के इलाके में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, वो कमाल के काम है। मुंबई पूरी तरह से बदल रही है और उसका श्रेय लोग देवेंद्र फडणवीस को देते हैं। मुझे लगता है कि बीएमसी के आधार पर लोकसभा चुनाव में शिवसेना को बढ़त दिखाना, और एक इलाका है वो जो छोटा सा एक इलाका है जिसको हम कहते हैं ना कि मुंबा देवी के आसपास का इलाका, जो इत्र बाजार के आसपास वाला इलाका, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन फिर उसका दूसरा सवाल है कि जो वहां एलीट रहता है वो किसको वोट करने जा रहा है, जिसको डेवलपमेंट दिखेगा, जिसको नेशनल जो नैरेटिव है उसके लिहाज से काम करेगा, या वो लोकल इश्यू पे बात करेगा। एलीट तो वोट नहीं वोट करेगा, उतना वोट करता है, उसी वोट पे तो जीतते हैं। सुधीर जी कुछ बोल रहे हैं, स्कोर बता दूं, 30 सीटों का सर्वे, 23 एनडीए 7 इंडिया गठबंधन। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब मुंबई का जिक्र होता है तो यहाँ पे मराठी मानुष का सेंटीमेंट हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो, बाकी इलाके में मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन जब मराठी मानुष मुंबई में आता है तो मेरे ख्याल से वो सब पार्टी पॉलिटिक्स भूल जाता है। तो वहां पे वो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ जाता है, मराठी में जवाब दे भूल के। इसलिए उद्धव ठाकरे को यहाँ पे नजरअंदाज कर नहीं सकते। ये पहली बात मराठी आदमी की। दूसरी बात, यहाँ पे जो माइनॉरिटी है, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से सीएम रहने के बाद में कोविड में काम किया था, तो माइनॉरिटी के ऊपर उनकी काफी पकड़ है, काफी ज्यादा मेरे ख्याल से छवि अच्छी हुई है उनके माइनॉरिटी पॉकेट्स में। और तीसरी बात है दलित में भी उनकी अच्छी पकड़ है। मेरे ख्याल से मराठी, माइनॉरिटी और दलित उनके साथ में जुड़ सकते। इसकी वजह से हम उद्धव ठाकरे को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते जब मुंबई की बात आती, क्योंकि यहाँ पे मराठी आदमी का सेंटीमेंट काफी हाई रहता है। एक मराठी आदमी यहाँ स्टूडियो में भी है, समीर चौगांवकर, बोलिए। मैं भी मराठी और मैं भी महाराष्ट्र से हूं। मराठी सेंटिमेंट्स कभी भी शिवसेना को तब वोट नहीं करेगा जब वो कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। शिवसेना अगर अकेले चुनाव लड़ती तो मराठी सेंटिमेंट शिवसेना के साथ जाता। शिवसेना ने उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया जिसके साथ सालों तक वो वैचारिक लड़ाई लड़ते रहे। बाला साहेब ठाकरे जिसके खिलाफ लड़ते रहे लगातार, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ, उद्धव ठाकरे उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मराठी सेंटिमेंट्स उद्धव ठाकरे के साथ किसी भी स्थिति में नहीं जाने वाला है। बस 2 या 3% जो कट्टर शिवसैनिक होगा वही जाएगा। बाकी बड़ा जो मराठी सेंटिमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। तो अगर पहले की शिवसेना थी तो ठीक है, भायखला का वोटर वो हिंदुत्व वाला देगा। अब भायखला का वोटर हिंदुत्व वाला देगा क्या? सुधीर जी से सवाल के तौर पर है। सुधीर जी, नहीं, एक बात स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतनी कॉन्फिडेंस थी कि सब जो वोटर है हिंदुत्व का उनके साथ में,
तो बीएमसी का चुनाव मेरे ख्याल से 2 साल के पहले हो जाता। यहाँ पे ऐसे 20 से ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पे चुनाव नहीं हुए। एक ही चुनाव हुआ था, वो अंधेरी ईस्ट का। वहां पे शिवसेना की सीट होने के बावजूद एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। उसके बाद में उन्होंने ग्रेस एग्जिट के तौर पे कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिया था और वो सीट शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट ने जीती थी। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं कि मराठी आदमी का सेंटीमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात जेलिंग की, जो कांग्रेस के साथ जाने के बाद में कुछ लोगों को लगता है कि जो हिंदुत्व वाला वोटर है शिवसेना का, वो टूट जाएगा एक ना उद्धव ठाकरे से। वो बिल्कुल नहीं होगा। जो टूटना था वो बिल्कुल टूट गया है, और जो जुड़ना था वो बिल्कुल जुड़ गया है। नहीं, लेकिन इस टूटने और जुड़ने का अभी तक कोई परीक्षण नहीं हुआ है सुधीर। पहला इम्तिहान हुआ। अभी इम्तिहान होना है, इसीलिए मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा कि मुंबई दक्षिण की भायखला सीट पर जो शिवसेना का वोटर था वो इस बार जाएगा क्या? अभी की परिस्थिति में नए समीकरण में कौन सा वोटर उनके साथ खड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का जो वोटर है, मराठी मानुस है, माइनॉरिटी में जिस तरीके से उन्होंने 2.5 साल जो सीएम रहे थे, उसके तौर पे उनकी छवि काफी इंप्रूव हुई है। तो उसके वजह से उनको माइनॉरिटी के काफी तरह से उनको वोट मिलेंगे। नहीं, अगर ठीक है सर, अब मेरे काफी बात भला ये शिवसेना ऐसी स्थान पर खड़ी है जहां पर वो अपना खांटी मराठी हिंदू वाले भी और वोटर भी अगर हम दोनों चाह रही है। अगर एक लाइन सिर्फ जोड़ दें, अगर सुधीर जी की बात को हम मान लें जैसे शब्दशाह वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो मुस्लिम वोटर है वो भी देने वाला है, जो बाला साहब के बाद दूसरी तरफ चला गया था, और जो हिंदुत्व वाला वोटर है जो बाला साहब के साथ खड़ा हुआ था वो भी खड़ा हो जाए। और अगर ऐसा होगा तब तो फिर मुंबई की सीटों के साथ साथ महाराष्ट्र में समीकरण बहुत सी जगह पर बदलेगा। क्या ये हो पाएगा? और क्या औरंगाबाद जैसी सीट पर या मुंबई की साउथ की सीट पर या जो दूसरी सीटें हैं जिसमें हम कहते हैं कि जहां एक पोलराइजेशन होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, वहां वोटों का ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं होगा, तो ये एक स्थिति बता। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते फिर और हमारी चर्चा और सीटों के आसपास भी होगी। अब मैं ठाणे कोंकण बढ़ रहा हूं। ठाणे कोंकण का मतलब एक लाइन में बता दीजिए सर, किसके प्रभाव वाला इलाका है? ये एकनाथ शिंदे के प्रभाव वाला चलिए इलाका है। सर, तो ये सीएम शिंदे की परीक्षा वाली सीटें जो वहां पर हम आ जाते हैं। पालघर की सीट मुंबई के नजदीक की सीट है, शिवसेना की। भिवंडी पालघर की सीट शिवसेना की सीट थी, शिवसेना फिलहाल शिंदे गुट के पास है सीट। भिवंडी यहां से कपिल पाटिल सांसद हैं। कपिल पाटिल ने कांग्रेस को हराया था 2.25 लाख वोट से। ये बीजेपी की सीट है। तो पहली सीट शिंदे की सीट, भिवंडी बीजेपी की सीट। तीसरी कल्याण की सीट है, शिवसेना का मजबूत किला था। श्रीकांत शिंदे है ना यहाँ पर। तो यहाँ तो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे वो सांसद है, सेफ सीट उनके लिए हो गई। राजन विचारे रायगढ़ में सुनील तटकरे, ठाणे में राजन विचारे, ठाणे विचारे शिवसेना। ठाणे, अच्छा सॉरी, ठाणे में राजन विचारे शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है। ये उद्धव ठाकरे की सीट। हाँ, उद्धव ठाकरे का। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे निकालेंगे सीट। इस बार खबर यह है कि श्रीकांत शिंदे ठाणे से लड़ेंगे और कल्याण की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। रायगढ़ की सीट पर बता दें आपको, एनसीपी की लड़ाई की सीट है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के पास वो यहाँ से, एनसीपी मतलब अजित पवार के पास है। इन्होंने अनंत गीते को हराया था। अनंत गीते काफी पावरफुल लीडर माने जाते हैं। तो ये तो टूट करके इधर ही आ गई, एनडीए में ही आ गई, तो ये भी उनके पास है। अब मावल की सीट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मावल की सीट जो है ये 2 बार से शिवसेना के श्रीरंग बारने यहाँ से सांसद हैं, और इन्होंने पार्थ पवार को 2,15,000 वोट से हराया था। पार्थ पवार मतलब अजित पवार के बेटे उनको हराया था। अब तो सब एक ही तरफ आ गए ना, रायगढ़ सारे एक ही तरफ आ गए। अनंत गीते हैं रायगढ़ में, वो उद्धव के साथ है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जो है वहां पे एनसीपी जीती है। वहां पे पहले जो है अनंत गीते जीते थे, उसके बाद एक सीट हरे रंग में दिखाई दे रही है मुझे, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग। ये 2 बार से शिवसेना के पास है। विनायक राउत सांसद हैं यहां से, और विनायक राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को लगभग 2.25 लाख वोट से हराया था। एक हरी सीट मुझे दिखाई दी है। तो पूरे कोंकण में, ठाणे कोंकण की 7 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिखाई दे रही है। बाकी 6 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल स्कोर हमने 48 में से 47 सीटों का सर्वे आपको दिखा दिया। केवल 10 सीटें बची हैं महाराष्ट्र की, और बीजेपी पहुंच गई है, एनडीए पहुंच गया है 29 पर, इंडिया गठबंधन पहुंच गया 8 पर। इंडिया गठबंधन ने ऑलरेडी 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस दिखा दी है सर्वे के अंदर। बेहतर परफॉर्मेंस 2019 से इंडिया गठबंधन की, यानी कि एनडीए को कुछ नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की आगे 10 सीटों में कितनी भरपाई कर पाती है बीजेपी और उसके सहयोगी, ये हमको जो है देखना पड़ेगा। ये आपके सामने सर्वे
कोंकण का सर्वे, ठाणे और कोंकण की ये 7 सीटें हैं जिनका और जिक्र हमने जब आपके हम सामने किया। जब कोंकण की बात करते हैं ना, तो शिवसेना के प्रभाव वाला इलाका है, तो हम अगर ये मान लेंगे कि सिर्फ एकनाथ शिंदे के प्रभाव वाला इलाका है तो ये सही नहीं होगा। ठाणे वो और- दोनों के प्रभाव ठाणे, वाला कोंकण इलाका दोनों। है, ठाणे और कोंकण, तो दोनों के अपने अपने जो है वहां पे स्ट्रेंथ। सर ठाणे का मैं बता देना चाहता हूं, ठाणे बीएमसी में 67 कॉर्पोरेटर थे, 67 में से 66 कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। वही कल्याण का रहा है, कल्याण के जितने कॉर्पोरेटर थे 100% एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तो ये कल्याण तो भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट सीट है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ठाणे के अंदर भी एकनाथ शिंदे का दबदबा बहुत ज्यादा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि ठाणे से श्रीकांत शिंदे जीतेंगे और कल्याण से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ज्यादातर ही लोग जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तो एमपी भी बोलेंगे तो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, पर इसका ये मानना कि दूसरे गुट का प्रभाव नहीं होगा, ये गलत होगा। सर यही तो झगड़ा है कि महाराष्ट्र में ये पता चले कौन से गुट का कहां प्रभाव है। लेकिन ये जो भिवंडी, कल्याण, ठाणे है, ये विशेष करके अगर आप देखें तो मुंबई के सबर्बन में ये वो इलाका है जहां प्रवासी सबसे ज्यादा है, यानी मूल रूप से जो मराठी नहीं है वो वहां बहुत ज्यादा है। वहां की जितनी यूनियन है, ऑटो यूनियन से लेकर जो कामगार यूनियन से लेकर, उनमें बहुत ज्यादा प्रभाव है। उत्तर भारतीय बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां बहुत स्ट्रांग है। ये आपके सामने जो था ठाणे और कोंकण का, तो यहां पर हमको प्रभाव सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि वो एकनाथ शिंदे का प्रभाव है। अब जरा रत्नागिरी सिर्फ एकनाथ शिंदे नहीं कहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, भले उनके बेटे कल्याण से सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बहुत प्रभाव है। बीजेपी का और तो हम मान रहे हैं एक पूरे और स्टेट थोड़ा में। सा समझिए, बहुत एक अघोषित समझौता था कि मुंबई में तुम बहुत नहीं करोगे, ठाणे में हम बहुत नहीं करेंगे। ये शिवसेना और भाजपा के बीच में अघोषित समझौता था। एनसीपी के जितेंद्र आह्वाड़ भले एक ताकतवर नेता के तौर पर ठाणे में बीच बीच में धक्का देते रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठाणे में बहुत स्ट्रांग है। नहीं, अब मेरे को जरा जानना है, ये हरे रंग की मेरे को सीट दिखाई दे रही है, ये उद्धव ठाकरे को जाती हुई सीट दिखाई दे रही है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। नारायण राणे के प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से चुनाव कौन लड़ता है इस बार। और मुझे लगता है कि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से भारतीय जनता पार्टी आखिरी में चुनाव जीतेगी। अभी कैंडिडेट का देखना पड़ेगा। हालांकि शिवसेना का भी स्ट्रांग है, लेकिन नारायण राणे का बहुत मजबूत गढ़ है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग। वो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री है, उनके बेटे वहां से विधायक परीक्षा भी है। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी। मुझे लगता है आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के पास सीट चली जाएगी। अब जरा मुझे मावल के बारे में थोड़ी और दिलचस्पी है। मावल में जहां अजीत पवार के बेटे हारे पिछली बार, और यहां मावल से जो जीते हैं वो शिवसेना के श्रीरंग भरने वाला उद्धव ठाकरे ने सीट निकाली थी। हम इसको इस वक्त दिखा रहे हैं कि ये एनसीपी अजीत पवार गुट को सीट जा रही है। शिवसेना वर्सेस एनसीपी, मतलब उद्धव ठाकरे वर्सेस अजीत पवार का कॉन्टेस्ट होने वाला है इस सीट पर। अभी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसको कैंडिडेट दिया। अगर अजित पवार के पास अजीत सीट पवार जाती मांग है, रहे हैं ये सीट अपने बेटे के लिए। अजित पवार की 2 सीटों पे बहुत दावा है। पुणे की सीट के ऊपर जाके सांसद की डेथ हो गई है, बापट जो सांसद है उनका निधन हो गया है, तो पुणे की सीट भी वो मांग रहे हैं और मावल भी मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुणे की सीट किसी स्थिति में अजित पवार को नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी पुणे से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मावल सीट अजित पवार को दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अजित पवार के बेटे यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बारामती से अगर अजित पवार की पत्नी लड़ती है, तो मावल से अजित पवार के बेटे चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर दावेदारी है अजीत पवार की? देखिए, 4 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिली थी पिछली बार, तो 4 सीटें ही अजित पवार को दी जाएगी। मुझे लगता है 4 सीटों में से भी सिर्फ 2 सीटें उन्हें दी जाएगी, मावल की और बारामती की। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सुधीर जी, ठाणे कोंकण में स्कोर 6-1 एनडीए के पक्ष में। मुझे लगता है कि जैसे आनंद गीते का जिक्र हुआ था रायगढ़ सीट के, वो काफी मजबूत लास्ट में वो हार गए थे कुछ वोटों से। वहां पे आनंद गीते शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ है, तो वहां पे काफी अच्छी तरह से टक्कर हो सकती है। तो मेरे ख्याल से 6 में से 2 सीटें उद्धव ठाकरे गुट वहां पे जीत सकती है। दूसरी बात, अब हम जब मावल का जिक्र कर रहे थे, वहां पे मावल ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे कोंकण का भी इलाका आता है और वेस्टर्न महाराष्ट्र जैसे पिंपरी चिंचवड़ हो वो भी इलाका आता है, तो अलग ही किस्म की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मुझे थोड़ा सरप्राइज हूँ, अजित पवार के बेटे मावल में लड़ेंगे, उनकी जो बीबी है वो बारामती से लड़ेंगे सुप्रिया के अगेंस्ट में। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हम जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो वो खुद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देगी। तो मुझे थोड़ा संदेह लगता है कि उनके बेटे को टिकट देंगे यहाँ पे, मावल पे दूसरा कोई कैंडिडेट हो सकता है। ये बात बीजेपी के आड़े आने वाली है अगर अर्बन और थोड़ा मेरे ख्याल से वहां पे शेतकरी कामगार पक्ष का भी थोड़ा भी डोमिनेंस है वो इलाके में। चलिए सर, ठीक है। अभी तक का सर्वे ये बता रहा है आपको, देखिए स्कोर 37 में से 29 एनडीए और 8 इंडिया गठबंधन, कि महाराष्ट्र में एनडीए को कुछ नुकसान तो हो रहा है। यानी उद्धव ठाकरे के टूट कर जाने के बाद, उसके बाद बाकी दोनों पार्टियां बट गई, टूट 2 हिस्सों में हो गई, सबके बावजूद एनडीए को कुछ नुकसान है, बीजेपी को नुकसान नहीं है।
बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेगी, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन जो काम पिछली बार उद्धव ठाकरे ने साथ में रहकर कर लिया था वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे साथ में रहकर नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी तक का सर्वे हमको साथ बता रहा है। अब बस एनडीए जो 2019 में 41 था 41, वो वहां से घटकर कितने पर थमेगा ये हमको देखते हैं, और ये आपको जब आगे की 10 सीटों का सर्वे हम खोलेंगे तब उस वक्त आपको पता चलेगा। अब सबसे स्ट्रांग, सबसे मजेदार लड़ाई जो पश्चिमी महाराष्ट्र में होने वाली है, पवार वर्सेस पवार, खानदान वर्सेस खानदान, परिवार की बहू वर्सेस बहन, वो कॉन्टेस्ट आपको दिखाई देने वाला है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल, और महाराष्ट्र की कहानी अभी तक की हमको जो पता चल रही है वो ये कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दो नए साथियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर के अच्छा कर रही है, लेकिन उतना नहीं जितना 2019 में किया था। कुछ सीटों का नुकसान तो एनडीए को उठाना पड़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर और नरेंद्र मोदी की लहर पर बीजेपी जो ऐसा लग रहा है कि यूपी बिहार की तरह महाराष्ट्र को भी चलने पड़ रही है अपने साथ। लेकिन हाँ, कुछ सीटों का नुकसान जरूर है। वो कितना नुकसान है ये हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब आपके सामने पश्चिमी महाराष्ट्र की ये सीटें खुलने वाली हैं। बारामती यानी शरद पवार, कौन वहां से चुनाव लड़ेगा? क्या सुप्रिया सुले को इस बार टक्कर होगी वहां से? पुणे की सीट किसके पास जाएगी? शिरडी किसके पास जाने वाली है? कोल्हापुर, सतारा, सांगली, ये सब इलाके जो है बहुत महत्वपूर्ण और हैवीवेट इलाके हैं, हैवीवेट उम्मीदवारों वाले इलाके हैं। दूसरा देश का सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीटों के लिहाज से 48 सीटों वाला राज्य, जिसमें से एनडीए के पास 41 सीटें थी पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, और 7 सीटें उस वक्त का जो विपक्ष था उसने जीती थी। लेकिन आज जब पार्टियां बटी हुई हैं, शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की पार्टियां टूट गई, तब उसके बाद यह पहला चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में सभी दोनों तरफ आपको 3-3 पार्टियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ भाजपा के खेमे में है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंप में आपको दिखाई दे रहे हैं शरद पवार बहुत घटी हुई ताकत के साथ, और उद्धव ठाकरे की कितनी ताकत बची है जमीन पर, ये उसका पहला बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए। मेहमानों से भी आपको एक बार फिर मिलवा देता हूं मैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे मेहमान हैं, सुधीर सूर्यवंशी जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हुए अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं पश्चिम महाराष्ट्र की ओर। पश्चिम महाराष्ट्र का मतलब है शरद पवार वर्सेस अजीत पवार। सबसे दिलचस्प मुकाबला जो होने जा रहा है वो इस बार होने जा रहा है इसी पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर। पुणे, बारामती, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, सोलापुर, दो मेरे सामने हरी लाइट जली है। हरी लाइट मतलब इंडिया गठबंधन। शिरूर की सीट एनसीबी शरद पवार के गुट को जाते हुए, शिरडी की सीट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी को जाते हुए। इसके अलावा पुणे, बारामती, अहमदनगर, सोलापुर, ये सीटें बीजेपी प्लस कंबाइन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बारामती में बड़ा उलटफेर। बारामती मतलब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जहां से सांसद हैं, बारामती की वो सीट इस बार अजीत पवार अपने खेमे में ले लेंगे, अजीत पवार छीन लेंगे। ये बड़ी खबर पश्चिमी महाराष्ट्र से निकल करके आ रही है। पवार परिवार का पावर सेंटर 11 बार से जो सीट शरद पवार के पास थी, जब से मतलब उन्होंने पार्टी बनाई तब से, बीते 3 चुनावों से सुप्रिया सुले सांसद, उससे पहले 6 बार शरद पवार सांसद रहे, एक बार अजीत पवार भी रहे, और अजीत पवार खुद यहां से विधायक हैं। इस बार चर्चा है कि इस सीट से वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, और तो लड़ाई इस बार आप हो सकता है हो बहन और भाभी के बीच में, यानी सुप्रिया सुले और उनके सामने अजीत पवार की वाइफ आपको मैदान में दिखाई दे सकती है। दोनों के बीच काफी वाक युद्ध भी चला। सुप्रिया सुले ने यहां तक कहा था कि आप क्या ऐसे उम्मीदवार को यहां से जिताएंगे जिनका पति पर्स लेकर के लोकसभा के बाहर बैठा रहेगा? ये तंज था उनका अजीत पवार के लिए। परिवार बटे हुए हैं इस वक्त, पवार खानदान पूरी तरीके से इस वक्त 2 खेमों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रिया सुले जो है यहाँ पे 52% से ज्यादा वोटों से जीती थी, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है कांग्रेस रही थी। तो ये जो है ऐसा भी नहीं है कि ये वॉकओवर अजीत पवार के लिए रहेगा। शरद पवार पूरी ताकत लगाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, बहुत मुश्किल सीट होने वाली है। ये तो सीधे परिवार की बारामती की सीट को आप ऐसे देखिए कि ये सिर्फ शरद पवार की सीट है, वो किसी पार्टी में रहे हो या किसी को कैंडिडेट बनाया हो। सुप्रिया सुले भी शरद पवार की कैंडिडेट, और अजीत पवार भी जब रहे तो वो शरद पवार के थे। ये पूरी तरह से जैसे आप एक जमाने तक रायबरेली को और अमेठी को कहते रहे गांधी परिवार की सीट, उसी तरह से बारामती शरद पवार की सीट है, और वहां पर कांग्रेस उनके साथ है। यहां पर खानदान वर्सेस खानदान जब टक्कर होगी, बहू वर्सेस बहन जब टक्कर होगी, आपको लगता है अजीत पवार का पलड़ा भारी है? सर्वे में दिख रहा है इस बार कांग्रेस भी साथ है, ये ध्यान रखिएगा शरद पवार की।
अरे वो वो सेकंड तो नंबर दोनों पर तरफ 3-3 लोग हैं ना नहीं होते हुए। सौरभ जी, बारामती सीट को लेकर ये शरद पवार की सीट है, उनके प्रभाव की सीट है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। लेकिन वो प्रभाव है किसके पास? सुप्रिया सुले अगर 52% मत 2019 में पाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 40% से अधिक मत पाता है। यानी अगर देखें तो अंतर 12% का है, और अजीत पवार अगर 10 से 15% भी डेंट मार देते हैं, यानी वो उस वोट बैंक में सेंध लगा दे जो सुप्रिया सुले को 2019 में मिला, तो बड़ी आसानी से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी। यानी जो प्रत्याशी अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी का साझा प्रत्याशी होगा, और देखिए ये छोटी बात नहीं है, अगर सुप्रिया सुले इतनी चिढ़ जाएं कि वो अपनी भाभी पर टिप्पणी कर रही है, अपने पति का नाम लेके कह रही है कि हम उनसे पूछ के तो नहीं करते, वो हमारे लिए तो प्रचार नहीं करते, तो कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई शरद पवार ने बेटी को दे दिया, तो ये तो परिवारवादी पार्टियों में और परिवार के लोगों में ये हमेशा मुश्किल रहेगी। लेकिन बारामती में भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई संदेह नहीं होना। भाई एक बात तो साफ है ना, अगर बारामती शरद पवार से छूट जाती है, अजीत पवार ले लेते हैं, लाइन जोड़ देता हूं तो सर शरद इसमें। पवार खत्म। राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं, राजनीतिक तौर निश्चित पर तौर। शरद पवार खत्म उस दिन मैं से। इसमें जोड़ देना सर, सुप्रिया सुले सिर्फ वहां से सांसद है, वहां का पूरा संगठन राष्ट्रवादी कांग्रेस का अजित पवार कंट्रोल करते हैं। और अजित पवार जब महाराष्ट्र की राजनीति में मंत्री रहे, बारामती के अंदर जितनी नियुक्तियां होती है, जितनी शुगर लॉबी है, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो पूरा कंट्रोल अजित पवार का है। शरद पवार ने बारामती पूरी तरीके से अजित पवार के ऊपर छोड़ा था, सुप्रिया सुले ने अजित पवार के ऊपर पूरा बारामती छोड़ा हुआ था, सारी नियुक्तियों को लेकर, अपॉइंटमेंट्स को लेकर और संगठन के हिसाब से। तो बारामती पूरा कंट्रोल अजित पवार करते हैं, भले ही सांसद सुप्रिया सुले हो। मुझे लग रहा है अगर ये सीट अजित पवार लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अजित पवार जिसको चाहेंगे उस सीट से जितवा देंगे। शरद पवार का बारामती में बहुत ज्यादा दखल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए मैं बाकी की 5 सीटें भी खोल देता हूं, तो हमारे पास सारी 48 सीटों का सर्वे आ जाएगा। माढ़ा, सांगली, सातारा, कोल्हापुर और हाथरगंगड़े, ये सीट आपके सामने खुल गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि पूरी 48 सीटों का सर्वे हमारे पास आ गया है। एनडीए 35, इंडिया गठबंधन 13, यानी एनडीए जो है 2019 की तुलना में 6 सीटों का नुकसान यहां पर झेलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। 6 सीटों का नुकसान, मतलब उद्धव ठाकरे के जाने के बाद और उसकी पार्टी तोड़ने के टूटी, उसकी भरपाई पूरी नहीं हो पा रही है। 35 पर एनडीए यानी बीजेपी प्लस और इंडिया गठबंधन 13 पर हमको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा इलेक्शन महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर हो रहा है। और जो दोनों पार्टियां उनके साथ हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वो उनकी लायबिलिटी है। उनको जिताना भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मुझे लगता है। तो जितनी ताकत से वो जिता सकें, बीजेपी का कोई नुकसान इसमें नहीं हो रहा, एनडीए का नुकसान हो रहा है। और ये शायद बीजेपी को समझ आए कि शिवसेना को छोड़ना भी, जो पुराने दोस्त थे, वो भी कोई बहुत फायदेमंद सौदा नहीं रहा। अब उस बहस में पड़ेंगे तो वो अलग है, लेकिन फिर भी ये पूरा इलेक्शन बीजेपी वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन हो गया। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कुछ ऐड नहीं कर रहे, कुछ ऐड नहीं कर रहे। देखिए आप शिरूर की सीट लीजिए, आप खुद सोचिए, यहाँ पे जो है एनसीपी जो का धड़ा जो बीजेपी के साथ है और एकनाथ शिंदे दोनों लड़ रहे हैं इस सीट को लेकर। यहाँ तक के जो एकनाथ शिंदे उन्होंने जाके रैली कर दी वहाँ पर, ये बात होते हुए कि अच्छा वो जो है अजीत पवार इस सीट को मांग रहे हैं, तो दोनों वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सीट ऐसी दिखाई दे रही। मैं आपको एकनाथ शिंदे का दावा दिखाता हूं। अभी हमने सर्वे दिखाया आपके सामने जिसपे एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है, 6 सीटों का नुकसान। एकनाथ शिंदे का बयान आप सुनिए और उनका दावा सुनिए। आज इस ओपिनियन पोल के दिन कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं वो एनडीए के लिए। इंडिया टीवी के सर्वे में महाराष्ट्र में आपके जो महायुति है उसको 35 सीटें और जो एमवी है इसको 13 सीटें दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इतनी सीटें मिलेगी? देखिए, पूरे देश में एक मोदी जी के 10 साल में जो काम किया है उसकी लहर है। लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार फिर एक बार मोदी जी की सरकार स्थापित हो जाएगी और 400 पार के जो आंकड़ा है वो पार करेंगे। महाराष्ट्र में 45 पार ये आंकड़ा होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने और जो किया हुआ काम है वो आज लोगों के सामने है। और निश्चित रूप से महायुति को राज्य में भी 45 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। कल भी एक सर्वे में ऐसी उन्होंने अंदाज दिया है, क्योंकि हमारा काम जो है, सरकार ने जो विकास किया है उसके ऊपर हमको भरोसा है। मौके पर सचिन हमारे सहयोगी, उन्होंने पकड़ा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, सर्वे के नंबर दिखा करके पूछा, हम दिखा रहे हैं 35, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 45, मुमकिन लगता है क्या आपको? नहीं, मुझे लगता है कि 45 सीटें तो मुश्किल होंगी। और देखिए, एक ये भ्रम की स्थिति है, मैं ये पहले भी मैंने कहा, फिर से दोहराता हूं
जब 27-28% और 23% पर खड़ी दो पार्टियां साथ आती हैं तो सब बहुत साफ साफ दिखता है, जो भाजपा और शिवसेना के संदर्भ में दिखा। अभी क्या है, शिवसेना टूटी, कितनी टूटी, कहां है, एनसीपी टूटी, कितनी टूटी, वो पता नहीं। जो महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं उसमें 30 से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ रही और जीत रही, उन सीटों पर भ्रम नहीं। बची हुई जो 16 के आसपास सीटें हैं, 15-16 सीटें, वहां भ्रम है। क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उतना जोड़ेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि इस सर्वे के आधार पर जो दिख रहा है वो लगभग उस तरफ जाता दिखता है, जैसे रामटेक और कुछ नासिक, कुछ चीजें हैं, सीटें हैं जिसपे हमको लगता है कि भाजपा वहां प्लस करेगी। 38 से 40 सीटें मुझे एनडीए गठजोड़ जाता हुआ नजर आता है। इस सर्वे से +5 आप जाता देखते हैं मैक्सिमम एनडीए को। सुधीर सूर्यवंशी जी, 48 में सर्वे बता रहा है 35 एनडीए, 13 इंडिया गठबंधन। तो सौरभ जी, मुझे लगता है सर्वे के मुताबिक और 2-3 सीट मेरे ख्याल से एनडीए की घट सकती है, और अंबेडकर की जो वंचित बहुजन आघाड़ी आ जाएगी तो 4 से 5 सीट का नुकसान एनडीए को हो सकता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जो उद्धव ठाकरे जाने के बाद में जो कुछ मेरे ख्याल से जो गैप हुआ है, वो गैप एकनाथ शिंदे भी जो सीएम है और अजित पवार डीसी में, वो दोनों भरने में मुश्किल हो रहे, वो भर नहीं सकते हैं। इसकी वजह से मेरे ख्याल से पूरी दारो मदार अभी नरेंद्र मोदी और उनके कंधे पे है। और दूसरी बात यहाँ पे और स्पष्ट देखने को मिल रही है कि शिंदे और अजित पवार की दोनों जाने के बावजूद भी जो 2019 का परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे जो फैक्टर हम पहले सेगमेंट से बात करें, वो बिल्कुल ही उद्धव ठाकरे फैक्टर महाराष्ट्र में है और दिख रहा है, सर्वे में भी दिख रहा है। और जैसे चुनाव आएंगे वो चुनाव में उसका मेरे ख्याल से ज्यादा तरीके से असर दिखेगा। ठीक है सुधीर जी, आप कह रहे हैं कि 30 मुझे लगता है एनडीए 30 पर जाकर रुक सकता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं 40 तक एनडीए जा सकता है। हम कहीं सर्वे इसके बीच में है 35 तक। मैं बारामती की बात पूछना चाहता हूं आपसे, शरद पवार अपने घर की सीट हारेंगे क्या इस बार? नहीं सौरभ जी, आज ही जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, इंटरम सत्र चल रहा है, तो बारामती के इलाके से जो कुछ एमएलए जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के और एनसीपी के, उनसे मेरी बात हुई तो वो उन लोगों का कहना है कि सुप्रिया सुले वहां पे बिल्कुल जीत सकती है, 2 से 3 लाख वोटों से जीत सकती है। वहां पे उनका कहना है जो आने वाला इलेक्शन रहेगा वो सुप्रिया सुले वर्सेस सुनीत्रा पवार, जो अजित पवार की बीबी, उनके अगेंस्ट में नहीं होगा, वो इलेक्शन होगा 2024 का। शरद पवार वर्सेस अजित पवार, लोगों को अभी चयन करना पड़ेगा बारामती को कि शरद पवार के साथ में रहना है कि अजित पवार के साथ में रहना है। सर्वे कह रहा है सर ये सीट तो अगर अजित पवार घर में लड़ा देते हैं किसी को तो निकल जाएगी। आप कह रहे हैं 2 से 3 लाख वोट का अंतर से सुप्रिया सुले जीतेंगी। समीर जी, बारामती। नहीं, मुझे लगता है बारामती की सीट तो अजित पवार जिसे चाहेंगे उसे जितवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग संगठन वहां बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ मत मिलेगा जो कैंडिडेट होगा। शरद पवार अब सिर्फ नाम के बारामती के हैं, सुप्रिया सुले सिर्फ सांसद है, पूरा संगठन अजित पवार के पास है। वहां की शुगर लॉबी अजित पवार के साथ है, वहां के इंस्टीट्यूशन अजित पवार के साथ है। मुझे लग रहा है अजित पवार की वहां पर बहुत दावेदारी है और वहां से अजित पवार की जो भी कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। और जो 48 सीटों का मुझे लग रहा है सौरभ जी, मुझे लगता है कि 43-5 होने वाला है। विपक्ष 5 सीटें जिलेगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो आप कह रहे हैं 45 तक जाएंगे, 43 और 5। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं 40 तक एनडीए जाएगा, इसमें एक कह रहे हैं 43 + 5, 48 पूरा भी जा सकता है। 43 + 5 जो सुधीर जी कह रहे हैं कि 2 से 3 लाख से, सुप्रिया जी पिछली बार भी कितने वोटों से जीती है? पिछली बार भी उनका आंकड़ा घटा है लगातार, और 1.5-2 लाख मतों का अंतर पार करना, जिसको कहते हैं ना कि अगर अजीत पवार इधर आ गए तो कितना काटेंगे उसी से तय हो जाएगा। तो भाजपा बहुत मजबूत है। आपका असेसमेंट कहां है? देखिए, मुझे लगता है 33-34 के आसपास जो है सर्वे ठीक बता रहा है। मतलब आप लगभग, मतलब मैंने एक आध कम बोला है आपको, तो लगभग बॉल पार्क फिगर यही 33-34 के आसपास जाके। मुझे लगता है ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, करीब करीब इतना होगा। और इंडिया गठबंधन यदि कम भी करेगा तो 10 से कम सीट नहीं होगी, लेकिन मुझे ये फिगर बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा अपना बड़ा नुकसान होने से बचा लेगी महाराष्ट्र। ये नरेंद्र मोदी का इलेक्शन होगा, जितनी सीटें बीजेपी जीतेगी वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि शिंदे साहब और अजीत पवार लायबिलिटी के तौर पर साबित होंगे इस इलेक्शन में। जितनी सीटें बीजेपी खुद लड़ेगी वो उसको फायदा उसका रहेगा। नहीं, अब इसमें एक पवार और शिंदे
गुट के लोगों को जितना टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी उतना उनको ज्यादा नुकसान होगी, उतना कम टिकट उनको देगी उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को। ये मतलब इस सर्वे से बीजेपी के लिए बीजेपी को आप लोगों की एक तरीके से सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा खुद लड़ो। सलाह है, लेकिन एक बात लड़ेगी ज्यादा, एक जरूरी बात और समझिए ना, जब हम ये बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को जो करना था उन्होंने तो कर ही दिया था। एनसीपी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी ही नहीं, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी वो लायबिलिटी हम भले कह रहे हैं, लेकिन अगर वो कहीं कहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, उन 12, 15, 16 सीटों पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने थोड़ा भी जोड़ दिया तो नतीजे बदल सकते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति काम कर सकती है। जी कुछ कह रहे हैं समीर जी? नहीं, मेरा यही कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बहुत कम लोकसभा सीटें देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वहां उनका संगठन मजबूत है और अजित पवार और एकनाथ शिंदे अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं जीत महाराष्ट्र दिख रहा है आपको मोदी के साथ, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए चुनावों में सेंटीमेंट भी बहुत काम करता है। अगर सेंटीमेंट जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ गया तो ये नतीजे जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार के राजनीतिक भविष्य का भी चुनाव है, तो अब वो कितना सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ता है। उद्धव ठाकरे के लिए मुझे लगता है कि उनके साथ लोग रहेंगे। देखिए हमारा सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी जितनी सीटें लड़ रही है सारी जीत रही है, वो जीत रही है, अपने दम पर निकाल इसमें कोई बहुत ज्यादा 25 सीटें कम से कम बीजेपी लड़ेगी और जीतेगी। नहीं, इस पे तो हम सब एक मत हो गए ना। सुधीर जी भी जो सुधीर जी भी वही बात कह रहे हैं, कहें कि मत एक जैसे नहीं, वो भी मान रहे हैं। असली चीज यही है, भारतीय जनता पार्टी जितनी अधिक सीटों पर लड़ेगी, एनडीए के जीतने की संभावना वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात एकनाथ शिंदे को भी पता है। और आप ये जो अभी हमारे जो सचिन ने पूछा तो क्या कहा, पहली लाइन उन्होंने कहा मोदी सरकार के 10 साल के काम। ये एकनाथ शिंदे को भी पता है, अजीत पवार को भी पता, और उसके पहले 2019 में उद्धव ठाकरे को भी पता था। बड़ी वाली फोटो मोदी जी की थी, उसी वजह से जीत के आए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, सुधीर सूर्यवंशी जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर्वे में जुड़ने के लिए। हाँ सर, लास्ट कमेंट दे दें मुझे, बोलिए। गुस्सा, हाँ, तो लोगों का गुस्सा ज्यादा मोदी की तरफ होने के मेरे ख्याल से नहीं है। लोगों का गुस्सा एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अगेंस्ट में लग रहा है ज्यादा। अब क्या करें आप, क्या सर, उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो गुस्सा होगा, छोड़ के चलेगा भारतीय जनता पार्टी ऐसा बन गया है। मतलब कि महाराष्ट्र मोदी के साथ है और ये तय करना है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि अपने वो कितनी सीटें लड़ते हैं खुद, 40-60 करना देते हैं। जितनी दूसरों को देंगे उतना नुकसान के चांसेस, जितनी खुद लड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होता हुआ बीजेपी को दिखाई देगा। ये निष्कर्ष है इस सर्वे का।